यंग लड़की जो है वो शाहरुख 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 ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। वो शाहरुख भाई पूछ ही रहे थे कि आपके पास कुछ पेपर है ऑटोग्राफ के लिए, तभी वो लड़की ने सीधा जंप मारा गाड़ी के अंदर और उसने बिल्कुल ही मतलब उनको पकड़ लिया था। शाहरुख भाई हमेशा मेरे को बोलते थे तू मेरा बड़ा आर्यन है, ये ऑलवेज कॉल मी बड़ा आर्यन। क्या बात है। 3-4 साल पहले शायद मैं मिला था तो हमारी ऐसे ही जनरली बातचीत हुई। उसके बाद सीधा उन्होंने बताया, ऐसे बोलते थे ना मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी देखो मैं कर रहा हूँ शर्ट, उन्होंने समरसॉट मार के दिखा। इतना बिजी रहने के बावजूद भी शाहरुख भाई जो है कभी भी जो है बच्चों को अवॉइड नहीं करते थे। बच्चों को हमेशा वो टाइम देते थे, बच्चों के लिए जो हमेशा उनके पास टाइम होता था। ही टोल्ड मी कि जो है मैं आर्यन को नीचे बुला रहा हूँ, तो उसको बोलना नहीं कि तू हमेशा के लिए जा रहा है, तो बोल रहा है कि सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहा है, नहीं तो उसको तकलीफ होगी। जो है पहले फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना बॉडीगार्ड को पैसा नहीं मिलता था। देखिए ये जो आंकड़ा बताया जाता है, जैसे रवि की बात की जाए तो उसके बताया जाता है कि साल के 2.5 करोड़ कमाता है, शेरा 2 करोड़ कमाते हैं। तो क्या सच में ये अमाउंट है, ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं? रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश एरिया में जो है एंजॉय कर रहे थे, उसमें जो है ना आई थिंक आर्यन या फिर आर्यन की किसी दोस्त ने, तो किसी एक बच्चे ने मुझ पे मार दिया। मिस्टर विराट और अनुष्का जी की वेडिंग के एक गेट क्रैशर आए जिनकी ड्रेसिंग बिल्कुल राजा महाराजों जैसी है, BMW में। वो क्या कर रहा था, यासीन भाई मुझे ना सबसे पहले ये चीज़ बताई कि जैसे आम इंसान अगर कोई देखता है, अगर सेलिब्रिटी के साथ आपको देखता है तो बोलते हैं ये सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड है। आम मीडिया में भी ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जो होते हैं आपकी फील्ड में, ये बॉडीगार्ड टर्म होता है, यूज़ होता है, या कुछ और टर्म यूज़ होता है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनकी, अगर आप बताएं तो? देखिए कैसा है, बॉडीगार्ड एक आम वर्ड है जो हर किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, जी। तो इसलिए नॉर्मली हर कोई जो है बॉडीगार्ड वर्ड यूज़ करता है। लेकिन जो सिक्योरिटी फील्ड में जो यूज़ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो है CPO। CPO। जी, क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर। ओके। या फिर उसको जो है EPO भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर। ओके। तो हमारे जो काम होते हैं सिर्फ ये नहीं होता है कि जो है खाली सेफ्टी देखें। सेफ्टी के साथ में जो भी हमारा VIP होता है, चाहे वह VIP हो या सेलिब्रिटी हो, उनका कंफर्ट भी हमको ध्यान देना होता है। उनके सारे मूवमेंट्स पे हमको नज़र रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कॉर्पोरेट फील्ड में। अगर आप किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और अगर कोई सेलिब्रिटी के साथ में, जैसा कि कोई स्टार हैं या कोई स्पोर्ट्स स्टार हैं या फिल्म स्टार्स हैं या कोई सेलेब हैं, उनके साथ में काम करने का बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है और अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके। जी। तो वो डिफरेंट जो है प्रिंसिपल्स हमारे जो होते हैं, जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है। खान साहब के साथ थे जी। तो एक बार उनके इंटरव्यू के लिए हम कोशिश कर रहे थे, और आप लोग सी प्रिंसेस में थे सर के साथ, और हम उनकी एक बाइट चाहते थे, और आपसे पहले आकर हमने पूछा कि सर की ले सकते हैं, और उन्होंने अलाउ किया, तो ही वहाँ खड़े रहो। मतलब मुझे ये सब हम आपकी पर्सनालिटी देखते हुए लोगों को लगता है कि यार एक दमदार आदमी है, लोग डरेंगे। लेकिन जब आप बोलते थे जिस भाषा के साथ, जिस अल्फाज यूज़ करते थे, इतने सौम्य होता था, ऐसे लगता था कोई अपना है वो। लेकिन कभी भी हमें आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कभी भी नहीं। लेकिन आपने हमेशा एक मेंटेन रखा। आप वो स्वभाव कैसे डेवलप हुआ, अगर मैं जानूँ, और वो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पर्सनालिटी के लिए जब आप इस तरह के सेलिब्रिटी सिक्योरिटीज़ में हैं? देखिए पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ में या कोई VIP स्टार के साथ में आप काम कर रहे हैं जो पब्लिक फिगर है, जो नॉन पर्सनालिटी है, जिसको लोग पहचानते हैं, और मैं जिनके साथ काम करता था वो तो दुनिया के मशहूर जी। पर्सनालिटी हैं, तो हमारा जो काम होता है सेफ्टी के साथ में, मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ में जो है उनकी प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान देना होता है। बिकॉज हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उनकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। और जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो तो वो बहुत ही करीब होता है उस इंसान के,
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा टाइम जैसे मैं शाहरुख भाई के साथ में था, जी तो हर रोज़ मैं 16 to 18 आवर्स उनके साथ में मैं रहता था। जी तो रिमेनिंग आवर्स उनकी फैमिली उनके साथ रहती थी। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो है मैं उनकी फैमिली से ज़्यादा उनके यस, साथ रहता था व्हेन ही इज़ वर्किंग और जहाँ भी वो होते ट्रैवलिंग थे, एंड ऑल। सही हाँ, बात है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान देना है। बॉडीगार्ड मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप मतलब साथ में चल रहे हैं और लोगों को जो है हटा रहे हो या धक्का दे रहे हो या पुश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको, वो सब चीज़ों पे जो है ध्यान देना होता ध्यान है। देना पड़ता और रहा फैंस, है। जो चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो वो फैंस की वजह से ही बनता है। करेक्ट। क्योंकि मेरा एक जो फर्स्ट मैंने जब शाहरुख भाई को ज्वाइन किया था तो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, एक चीज़ हुई थी ओके। जो मेरा पहला तजुर्बा था फैंस को लेके। ताज जो अपना गेटवे वाली जो होटल है, ताज होटल, वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हर साल होता है। आई थिंक टाइम्स ग्रुप का एक इवेंट होता है। तो उस इवेंट में मैं नया नया था जब मैं शाहरुख भाई को ज्वाइन किया था, और वो इवेंट में हम लोग गए थे। और जब हम अटेंड करके जब बाहर निकले तो उस दिन संडे था और बहुत सारे लोग जो गेटवे देखने आते हैं और घूमने आते हैं, जी। तो उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। तो बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी, तकरीबन जो है 100 की तादाद में, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हाँ, लोग जमा हो गए जी। थे, और सिक्योरिटी और पुलिस उनको कंट्रोल कर रही थी। तो उसमें एक लड़की, यंग लड़की जो है, वो शाहरुख 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 ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। तो मैं, शाहरुख भाई और करण जौहर, हम 3 लोग थे। तो हम बैठ गए, बस हम निकलने वाले थे, तो शाहरुख भाई ने बोला, यार यासिन वो लड़की को बुलाना, मैं उसको ऑटोग्राफ दूंगा। क्योंकि उस ज़माने में ऑटोग्राफ का ही दौर था, स्मार्टफोन थे नहीं। जी। अगर किसी को अगर फ़ोटो लेना है तो वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को लेके आते थे, तब उनकी प्रॉपर फ़ोटो होती थी। जी। तो मैं गया, वो लड़की को मैंने समझाया कि देखिए अभी जो है शाहरुख भाई आपको ऑटोग्राफ देने वाले हैं, आप बस आना करीब में और उनको जो है हाय हेलो करना और वो आपको ऑटोग्राफ दे देंगे। आपके पास कुछ पेन वगैरह है? नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ उनको करीब जाना है, देखना है। इस तरह का उसने जो है बोला। तो फिर मैं उनको जब करीब ले गया उनके पास में, जो वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो वो शाहरुख भाई पूछ ही रहे थे कि आपके पास कुछ पेपर है ऑटोग्राफ के लिए। तभी वो लड़की ने सीधा जंप मारा गाड़ी के अंदर, जैसे स्विमिंग पूल में हम डाइव मारते हैं, वैसे ही सीधा वो अंदर कार में ही जो है डाइव मार दिया उसने। ओके। और उसने बिल्कुल ही मतलब उनको पकड़ लिया, जो है बिल्कुल ही मतलब जो हक की तरह मतलब कैच कर लिया उनको। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से उस लड़की को छुड़ा के बाहर निकाला। अब जब वो कार से बाहर निकली तो वो फेंट हो गई, मतलब बेहोश हो गई, मतलब वो रोड पे गिर गई बस। ओके। तो अनकॉन्शियस टाइप की, मतलब उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा था। फिर हमारी गाड़ी में हमेशा पैड और पेपर होता था, तो उन्होंने साइन वाइन किया, फिर मैं वो लड़की को दिया, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। फिर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उसको ले गया। तो जब ये सीन हुआ, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से आया हुआ था और मैं ये सब क्रेज़ और ये सब पागलपन नहीं देखा था फैंस का, ये सारी चीज़ें। तो मैं गाड़ी में पूछा उनको कि शाहरुख भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया इतना मतलब पागलपन वो लड़की का, और फिर वो रोड पे गिर गई, मतलब जो है, और बेहोशी की हालत में आ गई थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को एक्सप्लेन किया था उस चीज़ का, कि बोले यासीन ये लोग जो है ना, जो फिल्में देखते हैं, तो फिल्मों में जो है, जो मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जो सीन्स में प्ले करता हूँ, उसमें कुछ सीन होते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो मैच होता है, होते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करता है। राइट। तो वो सीन से और वो जो है चीज़ों से लोगों को इतनी मोहब्बत होती है कि जो है मुझको उसमें देखने लग जाता है। मतलब वो शाहरुख खान से प्यार नहीं करते, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स मैंने जो प्ले किया था वो उससे प्यार करते हैं। तो वो उसकी वजह से जो है वो उनकी बेपनाह मोहब्बत मेरे से हो जाती है, और मुझको देखने के लिए, छूने के लिए, मेरी ऑटोग्राफ के लिए लोग इतना जी। मतलब जो है दिलचस्प होते हैं। राइट, राइट। मैं समझ सकता हूँ, ये एक वाकया होगा जहाँ से आप समझ जी पाए होंगे। जी जी। जैसे कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हम खान साहब का ज़िक्र उठा है, तो मुझे ये बताइए कि आप सबसे पहले आपने वहीं से अपना करियर शुरू किया था?
देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे अगर आपको जाके बताऊं तो मैं बिल्कुल एक छोटे शहर से हूँ, कर्नाटका के। और जो एक आम आदमी ज़िंदगी जैसे जीता वैसे मैं जीता था। मेरा शौक़ था कराटे में। तो मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल लेवल प्लेयर हूँ मैं। तो बस यही शौक़ था कि मैं इंटरनेशनल लेवल खेलूं और चैम्पियन बनूं। कुछ जो है लाइफ में, कुछ जो है मेरे जो शौक़ था उसी में मैं कुछ तरक्की करूं। बट इन 1996 में मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडल जीता। तो उस टाइम पे मैं बेंगलुरु गया हुआ था। तो बेंगलुरु में मेरा वहाँ पे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हुई थी। तो मेरे जो फादर हैं, और एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर्स और शाहरुख भाई के ग्रैंडफादर्स, दे नोज ईच अदर लाइक फैमिली फ्रेंड्स एंड मतलब उस टाइप का जो है हमारा कनेक्शन है। तो मैं जब स्टेट लेवल चैम्पियनशिप के लिए बेंगलुरु गया था तो मेरे फादर ने बोला था कि आप जो है हमारे करीबी जो है जान पहचान के लोग हैं, आप उनको मिलना ज़रूर। जी। तो मुझे पता नहीं था कि कौन लोग हैं क्या है, बस उन्होंने नंबर और एड्रेस वगैरह दिया था। तो जब मैं चैम्पियनशिप हुई मेरे पास थोड़ा सा टाइम था वापस अपने नेटिव प्लेस आने के लिए, तो मैं उनके घर गया और उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत जो है उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और बाद में मुझे पता चला कि जो है वो लोग शाहरुख खान के आंटी अंकल हैं। तो उनके ख़ास खाला और खालू बोलते हैं, मतलब आंटी अंकल, मदर की सिस्टर एंड हस्बैंड। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा अगर आपको जॉब की फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बॉम्बे जाना, हमारा भांजा है, भांजा मीन्स बहन का बेटा, तो भांजा है, उनसे वो हीरो है बहुत बड़ा, तो उनसे मिल लेना आप जो है अगर कुछ काम वाम की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने उसी टाइम पे, बिकॉज अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब उन्होंने उसी टाइम पे उनके अपने लेटर हेड पे, उनकी कोई कंपनी थी जो है जिसके लेटर हेड पे उन्होंने एक बहुत प्यारा लेटर लिख के दिया था मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और हमारे कैसे कनेक्शन है शाहरुख भाई के ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के। तो किस तरह के कनेक्शन है, क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वो लेटर हेड में, अभी भी मेरे पास लेटर है तो वो सारी चीज़ें लिख के उन्होंने दिया था। और उस टाइम पे आई थिंक मेरे ख्याल से लैंडलाइन ज़्यादा चलता था, लैंडलाइन का दौर था। तो उन्होंने उस टाइम पे बात भी किया था कि ये बच्चा ऐसा कराटे ब्लैक बेल्ट है, और हमने उसका टीवी पे, स्टेट टीवी पे भी आया था, हमने उसकी फ़ाइट भी देखा है, बहुत अच्छा है। तो अगर तुमको कुछ ज़रूरत पड़ रही है तुम्हारे एनीथिंग फॉर सिक्योरिटी और एनी जॉब, तुम जो है ये बच्चे को यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने बात भी किया था उस टाइम पे, लेकिन मेरा उस टाइम पे कोई ऐसा मूड नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँ। और मैं, क्योंकि मैं हवा में उड़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि स्टेट लेवल गोल्ड मेडल हो गए थे, सारी चीज़ें सपने अलग थे आपके। हाँ, तो मुझे इंटरनेशनल फाइट्स के लिए जाना था और वो रहता ना एक यंग एज में जो है सारी चीज़ें। तो मैं तकरीबन 96 से 2001 तक मैं जॉब के बारे में सोचा ही नहीं। मैं नेशनल लेवल खेला और फिर मैं अपनी जो भी मेरी अपनी फैमिली लाइफ थी या जो भी एक्टिविटीज़ थी मैं उसमें बिज़ी था। जब मुझे लगा कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट 23, तो अब कुछ जॉब वॉब करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैं बॉम्बे आया, जो है वो लेटर के उस लेटर के साथ, उस लेटर के साथ में मुंबई। तो जब मैं आया यहाँ पे तो हर स्ट्रगलर जो जैसा नॉर्मली लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, बॉम्बे आने के बाद में मैं सरवाइव करने के लिए, क्योंकि घर से पैसे मंगवा रहा था और फिर बॉम्बे के खर्चे और सारी चीज़ें, तो मुझे सरवाइव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना था। तो फिर मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर लिया एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। तो एक रिक्लेमेशन क्लब था जहाँ पर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें कुछ गार्ड्स थे, उनको मेरे को सुपरवाइज़ करना था। तो वो जॉब मैंने ज्वाइन किया और तकरीबन आई थिंक 15 डेज़ मैंने वो वहाँ पे काम किया। तो एक दिन संडे था और संडे के दिन जो है बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मेंबर्स थे और सारा रिक्लेमेशन क्लब था, तो पार्किंग उसकी पूरी फुल हो गई थी, लोग बहुत सारे थे। तो उसमें एक साहब आए जो
जिनकी लैंड क्रूज़र गाड़ी थी उस टाइम पे। अब Okay. लैंड क्रूज़र 2001 में, मीन्स हाँ, बड़ी बात बड़ी थी। बात है, सही है। और उनको जो है ना वो उनकी गाड़ी, क्योंकि अंदर पार्किंग फुल हो गई थी, तो उनकी गाड़ी उनको जो है ना बाहर खड़ी करना पड़ रहा था। तो वो गार्ड को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मेरी गाड़ी देखो, कहीं अगर जगह है तो अंदर पार्क करवा दो। तो ये सब चीज़ें उनकी चल रही थी, गार्ड सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला, आपका सुपरवाइज़र कौन है, उसको बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो मैं कहीं आसपास में था, तो उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं एक्चुअली मेरी महंगी गाड़ी है और बाहर रखूँगा तो लोग स्क्रैच वगैरह मार देंगे, तो मुझे गाड़ी अंदर पार्क करना है। तो मैं गार्ड को पूछा कि भैया कुछ है चांस अंदर जो है पार्किंग के लिए? बोले साहब वो अंदर कोने में एक गाड़ी की जगह है। तो ठीक है यार, पार्क करवा दो उसको। तो उन्होंने पार्क कर लिया, वो अंदर गए। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद में वो वापस आए और मैं नहीं था। और मैं, क्योंकि मुझे राउंड्स करना रहता था, तो सारा पूरा जो प्रमाशिस है उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी। तो किसी से उन्होंने बुलवाया, मैं गया, उनको मिला। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप हाइट पर्सनालिटी आपकी अच्छी है और आप अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से दिख रहे हो, तो आप ये जो है काम क्यों कर रहे हो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का? तो बोला सर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया, मैं बोल दिया कि सर मैं एक्चुअली शाहरुख खान को मिलने आया था, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं सरवाइव करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि शाहरुख खान तो हीरो है, बड़ा स्टार है, तो उससे तो बहुत सारे लोग मिलना चाहेंगे, तो वो तुमसे क्यों मिलेंगे? तो मैं बोला कि नहीं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं पुराने, और उनके आंटी अंकल ने मुझे लेटर दिया हुआ है, उनसे बात भी किए थे, लेकिन बहुत वक्फा हो गया, बहुत टाइम हुआ। तो बस अगर एक बार मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, फिर उनकी मर्ज़ी, वो मुझे रखना चाहेंगे काम पे या नहीं चाहेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ एक बार जो है। तो लेटर वगैरह है आपके पास? बोले हाँ जी मेरे पास है लेटर वगैरह। तो उन्होंने एक छोटा सा अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और दिए। तो उसमें लिखा था डॉक्टर अली ईरानी। अली ईरानी। जी। अच्छा। अली ईरानी साहब जो है वो नानावती हॉस्पिटल में उनका एक फिजियो डिपार्टमेंट है। ओके। और वो पहले इंडियन क्रिकेट टीम के जो है फिजियो भी रह चुके हैं, मतलब जो है जब कपिल देव साहब का और अजहरुद्दीन साहब का जो दौर था, वो लोगों के टाइम के वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो है फिजियो रह चुके हैं। तो वो कार्ड उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि अभी फ्राइडे के दिन वो मेरे पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, मैं उनको ट्रीट करता हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुमको मिला दूंगा। तो ये किस्मत, मतलब अगर लिखा हुआ होता है किस्मत, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैं पहुंच गया फ्राइडे, तकरीबन 2 घंटे का वेटिंग रहा। फिर उसके बाद वो आए और मैं ऐसे ही बैठा था जैसा आप बैठे हो, वो रिसेप्शन में, वो मेरे सामने से डॉक्टर साहब के कैबिन में चले गए। फिर डॉक्टर साहब ने शायद कुछ बोला उनको कि ऐसा कोई बंदा आया हुआ है जो आपको, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को वगैरह पेरेंट्स को जानता है, और उसने आपके आंटी अंकल का लेटर लेके आया हुआ है। तो उन्होंने तुरंत बुला लिया मुझे अंदर और हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ से हो, क्या है और कैसे है। और उनको याद था, एक्चुअली आंटी अंकल ने बात किया था मेरे बारे में, तो याद था ये। तो उन्होंने वही बोला, उनका स्टाइल ऐसा है, यार मैं तो उसी टाइम पे तेरा वेट कर रहा था लेकिन तू आया नहीं। तो फिर मेरे दिमाग से निकल गया उसके बाद में ये सब चीज़ें, लेकिन अच्छा किया तो आ गया। अभी कहाँ रह रहा है? तो बोला ऐसे ही दोस्त की ऑफिस में रह रहा हूँ। ठीक है, तो कल मन्नत आ जा। और मैं अपना सूटकेस लेके तो फिर मैं मन्नत पहुँच गया। उसके बाद में तकरीबन 10 साल नॉन स्टॉप मैं उनके साथ काम करता रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दुनिया देखने को मिला। और जो ख़ासकर जो मुझे शाहरुख भाई से सीखने को मिला वो है मेहनत। बिकॉज़ मैं अपनी जो ऑलमोस्ट आई एम 48 नाउ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में मैं अभी तक उतना मेहनती आदमी किसी को नहीं देखा हूँ। अच्छा। हालांकि बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिला लाइफ में जी। अभी मैं जैसे कि अभी तकरीबन ऑलमोस्ट
10 ईयर से मैं अपनी सिक्योरिटी कंपनी भी चला जी, रहा हूँ, बिल्कुल। तो उसमें भी बहुत सारे VVIPs और सेलिब्रिटीज़ के साथ में मैं काम किया हूँ, लेकिन उनकी बात मैंने नहीं देखा है वैसे क्या उतनी मेहनत। क्या स्टैंड आउट करता है, उनको अलग बनाता है, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप क्लोजली उनको देखते टूवर्ड्स, मुझे वर्क वाइज बताइए, किसी भी चीज़ काम को लेके उनका पैशन, तो सब देखे हमने, सब देखा उनको, इतना मोहब्बत करते हैं कि उनकी हर एक चीज़ से लोगों को लगाव है, लेकिन उनका क्या ऐसा स्पेशल है जो आपने उनके साथ रहते हुए अनुभव किया कि जो अलग बनाती है उन्हें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो है मेहनत के साथ किस्मत दोनों चीज़ें उनके साथ काम कर गई है लाइफ में। कि मेहनत तो वो बहुत करते हैं, एक आम आदमी से कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब वो काम पे आ जाते हैं, जब वो कैमरे के साथ में आ जाते हैं या फिर कॉन्सर्ट में है या किसी भी चीज़ जी। में है, तो वो बस उसमें गुम हो जाता है। उनको ऐसा नहीं है कि मैं स्टार हूँ या मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मेरी तामझाम होना चाहिए ऐसे। बस काम पे आ गए तो बस वो एक आम आदमी की तरह वो लगे हैं कि जो जैसे नॉर्मली जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है, वैसा बस लगे हैं कि डायरेक्टर जो बोल रहा है बस उसको सुनना है और काम करते रहना है, और कोई एटीट्यूड नहीं, कोई नखरे नहीं, जो है बस अपना काम करते रहो। तो ये एक चीज़ अच्छी जो मैं उनके अंदर देखा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि अब एग्जांपल हम कोई कॉन्सर्ट, कोई शोज़ वगैरह के लिए जा रहे हैं, एग्जांपल हम दुबई जा रहे हैं जो है कोई शो के लिए, और वहाँ पे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। तो मेरा जो अपना जो नज़रिया है, जो मैं गौर किया हूँ, अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा है तो उसका कम से कम दुबई का 3 दिन का ट्रिप होता है। कि एक दिन गए हैं, रेस्ट किया, रिहर्सल किया, दूसरे दिन शो किया, फिर तीसरे दिन आराम से उठ के जो है फिर ट्रैवलिंग करके, मतलब 3 दिन का जो है उनका कम से नॉर्मली कम जो लोग है लेते हैं। सफ़र होता। लेकिन इनका ऐसा होता था कि जैसे कि जो है समझिए अभी आज शूट किया, रात की फ़्लाइट लिए, लेट नाइट पहुंच गए वहाँ पे, फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे सुबह से शाम तक, क्योंकि ये लीड एक्टर हैं, ये बड़े स्टार हैं, तो इनका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होता था। करेक्ट। तो सुबह से जो है दोपहर तक, शाम तक रिहर्सल किए, फिर उसके बाद वापस आए, फ्रेश हुए, फिर वापस होटल वेन्यू गए, परफॉर्म किया, शो किया, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद बहुत सारे लोगों से मीट एंड ग्रीट होती थी, लोगों को जो है फैंस को मिलना, उनको साइन, ऑटोग्राफ, फोटोज़, वो सब किए। कई बार ऐसा होता था कि हम वेन्यू से ही जो है ना, क्योंकि हम बैग पैक करके चले जाते थे, फिर वहाँ से सीधा जो है वापस, अच्छा। हाँ, जो है घर। तो और मतलब रात में लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग हम वापस घर आ गए, फिर दूसरे दिन सुबह में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है ना यासीन भाई, कि आप जितनी तारीफ़ कर रहे हैं खान साहब की, उतनी तारीफ़ उन्होंने भी आपकी की है, आपके शिष्टाचार के, आपके संस्कारों की। ने जब भी मौका मिला या जब भी उनसे आपके बारे में पूछा गया, वो उन्होंने उसी अंदाज में, उसी तरह से उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की। ये जो आप लोग का बॉन्ड है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने जो है जब भी अगर बोला है, जैसा इससे पहले कुछ एक लिविंग विद सुपरस्टार करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला था। जी। उतने बड़े आदमी, और फाइनली आई वाज एम्प्लॉय, मैं उनके लिए काम करता सही था, बात है। लेकिन मेरे लिए उन्होंने जो भी बोला, तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अगर आप ईमानदारी से काम करो, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, और आप अगर गलत चीज़ों में नहीं हो, जो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, गलत चीज़ों लोग समझ जाएंगे, अगर आप गलत चीज़ों में नहीं हो, और अगर आप अपने बॉस के साथ में आप लॉयल हो और आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो वो नेचुरली कुदरती जो है सामने वाले की दिल में आपके लिए इज्जत आएगी, जी। आ जाती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद मेरा काम या फिर मेरी ऑनेस्टी या फिर मेरी लॉयल्टी जो भी थी उनके थ्रू, बिकॉज जब मैं उनके लिए काम करता था तो प्रोफेशनल लेवल पे बॉडीगार्ड या फिर बॉस उस टाइप का नहीं था। मतलब मेरे दिल में मैं एज ए मतलब उनको अपना बड़ा भाई जैसा समझता था। तो मैं उस नीयत से मैं उनके लिए काम करता था कि ही इज़ माई बिग ब्रदर, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मैं सेफ्टी भी दूँ, कंफर्ट भी दूँ, उनको क्या पसंद है, जी। क्या नहीं पसंद है, वो सब चीज़ों का भी मैं ध्यान दूँ।
और फिर उनकी फैमिली के की भी सेफ्टी, जैसा मैं उनके साथ में था तो बच्चों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो वो भी जो है जब वो शूट नहीं करते थे, घर पे रहते थे, तो उस टाइम पे मैं बच्चों के साथ होता था। जैसे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, बच्चों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ले जाना है। जैसा मैं आर्यन को जो है इनिशियल डेज में मैं उसको कराटे सिखाता था। अच्छा। हाँ जी। फिर वो फर्स्ट टाइम हमने उनका कॉस्ट्यूम बनाया, जो कराटे का जो यूनिफॉर्म होता वो, फिर बेल्ट वेल्ट बांध के उस मैं घर में हम लोग जो है गार्डन में मैं उनको प्रैक्टिस करवाता था। जो छोटा बच्चा 3-4 साल का, तो उसको जितना सिखा सकते हैं। करेक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको शौक़ बढ़ गया उस चीज़ में। फिर वो जो है ना अपने स्कूल में जो है कॉम्पिटिशन्स में हमने हिस्सा कई लेने वीडियो लगे। देखे हाँ, उनके और हिस्सा स्वामी लेने के। लग गए। और यस। फिर वहाँ स्कूल में भी जो है एक लेडी कराटे मास्टर थी, किरण करके, तो वो जो है उन्होंने फर्दर उनको ट्रेन किया। और हम लोग घर में ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे। तो क्योंकि जब भी जो है ना बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे स्कूल ड्रॉप है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, या फिर उनको अपने दोस्तों के घर जाना है मिलने के लिए, या फिर उनके जो है ईयरली जो आउटडोर एडवेंचर ट्रिप्स होती थी, जैसा कि स्कूल के थ्रू जो है कहीं ले जाते थे। तो उस टाइम पे जो है नॉर्मली, क्योंकि स्कूल धीरू भाई अंबानी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है उनके अपने रूल्स को लेकर, बट जैसा नीता मैम फ्रेंडली हैं, मतलब मिस्टर शाहरुख खान के साथ में, तो वो रिक्वेस्ट करते थे कि भैया बच्चों के साथ में अगर यासीन रहेगा तो एक कंफर्ट जोन रहेगा। अच्छा, तो फिर मैं बच्चों के साथ में जो है वहाँ पे उनकी स्कूल की जो आउटडोर एडवेंचर ट्रिप होती थी, जैसे कभी हम जामनगर गए हैं, कभी हम ऋषिकेश वगैरह गए हैं, तो जहाँ भी हम जाते थे तो स्कूल टीचर्स, बच्चे और मैं रहता था उसमें। सारे बच्चों की हाँ, जिम्मेदारी हो बच्चों जाती की, थी। हाँ, तो वो फिर सारे बच्चों की जिम्मेदारी ऐसी होती थी कि जितने भी बच्चे थे, आर्यन के जो दोस्त थे, या फिर उनके जो क्लासमेट्स के जो पेरेंट्स वगैरह थे, तो वो लोग बड़े खुश हो जाते थे कि जो उनको लगता था यासीन है तो चलो अपने बच्चों का टेंशन नहीं है, मतलब वो सबका ख्याल रखे। बिकॉज जितने भी बच्चे थे वो सब मेरे साथ में फ्रेंडली थे, मतलब आर्यन के जितने भी दोस्त थे, क्योंकि हम लोग साथ में खेलना और सारी चीज़ें, मतलब बच्चों के साथ में, तो मेरा भी ऐसा हिसाब था कि मैं भी मतलब उनके साथ में बच्चा जैसा, मतलब हम लोग फ्रेंडली थे। तो इसलिए शाहरुख भाई हमेशा मेरे को बोलते थे तो मेरा बड़ा आर्यन है, ये ऑलवेज कॉल मी बड़ा आर्यन। क्या बात है। तो था वो एक जो है, मतलब बिल्कुल ही फैमिली जैसा माहौल था हमारा। बट आर्यन बहुत ही मतलब जो है स्पोर्ट्स को लेकर बहुत उसको जुनून था, जज्बा था उसका स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर फुटबॉल और अच्छा। जो है अपना कराटे और ये सब चीज़ों में। आई थिंक कुछ टाइम जिमनास्टिक भी उसने सीखा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा समर शॉट्स वगैरह वो सब चीज़ें करते हैं। अभी मैं आई थिंक 3-4 साल पहले शायद मैं मिला था, तो हमारी ऐसे ही जनरली बातचीत हुई। उसके बाद सीधा उन्होंने बताया, यासीन तुम बोलते थे ना मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी देखो मैं कर रहा हूँ, शॉट, उन्होंने समर शॉट मार के दिखा दिया। तो जगह पे ही उसने जो है सीधा वो करके दिया। तो वो है, मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, लाइक हिज फादर। राइट। शाहरुख भाई भी तो बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, और हॉकी, फुटबॉल, और उनके बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में थे। तो ब्लड लाइन। समझ सकता हूँ मैं। बात करते करते कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने वो बचपन से उन्हें देखा है, तो थोड़े भावनाएं, इमोशनल आ जाता है। अंडरस्टैंड। क्या सिमिलैरिटीज़ देखते हैं आर्यन में और शाहरुख में, अगर मैं जानना चाहूँ कि फादर और सन में आप क्या देखते हैं कि जो आर्यन जो है वो पापा की वो गुण उसके अंदर भी है, जैसे मेहनत हो गई या स्पोर्ट्स को लेके लगाओ, और कुछ ऐसी चीज़ें आप देख पाते थे जो खान साहब में थी और इनमें भी है, आर्यन में भी महसूस होती है? नहीं, आर्यन बहुत मतलब जो है अच्छा लड़का है, मतलब जो है मैं जहाँ से मतलब बचपन से मैं जो देखा हूँ जी। और शुरू से वो मतलब बड़ों को हमेशा इज्जत देना, और जो है जो जो शाहरुख भाई ने उनको सिखाया था हमेशा कि तुम बड़ों को इज्जत दो, मॉरल्स अखलाक उनके अच्छे होना चाहिए बच्चों के। और स्पोर्ट्स तो जो है वो
दोनों बच्चों का शौक था ही था। और दूसरी चीज़ जो सब में इम्पोर्टेंट है, वो जो मैं देखा हूँ, अभी तक मैं किसी को नहीं देखा, किसी पेरेंट्स को नहीं देखा, या तो फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, कि इतना बिजी रहने के बावजूद भी शाहरुख भाई जो है वो कभी भी जो है बच्चों को अवॉइड नहीं करते थे। बच्चों को हमेशा वो टाइम देते थे, बच्चों के लिए जो हमेशा उनके पास टाइम होता था। उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसमें जाते थे, उसमें जो है उनके कोई जो स्कूल के जो फंक्शंस होते थे उसमें जाते थे। जब भी घर में रहते थे तो उनको ड्रॉप करने के लिए सुबह स्कूल को जाते थे, चाहे वो कितने भी थके हुए हो। हैं घर में तो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाना है। और दूसरी चीज़ जो थी उनकी, जो सब में अच्छी थी, हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंसेस रहती थी, तो उस टाइम पे भी जो है ना, जैसे बच्चों की अगर कुछ एग्ज़ाम्स हैं या टेस्ट हैं या कुछ भी है, तो वो पहले खुद पढ़ते थे, फिर उसके बाद ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते थे। अमेरिका से वो बच्चों को पढ़ा रहे एग्ज़ाम के लिए। हाँ, तो ये चीज़ मुश्किल है। जैसा मैं भी अब फादर बन गया हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता वो सब चीज़ें, जो है मतलब मेरी बस की बात नहीं है वो जो उन्होंने किया है, वो सब सारी चीज़ें। कमाल की बात है, मतलब आप अपने शेड्यूल में इतना टाइम निकाल कर, आप बच्चे की एग्ज़ाम है, आप उसे पढ़ रहे हो, और फिर कभी मेरे 10 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि बच्चों को या फिर गौरी भाभी को उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं आ सकता, मेरे को रेस्ट करने दो। इस टाइप का उनका कभी वो कैरेक्टर रहा ही नहीं। ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर फैमिली, हमेशा 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 हमेशा। और फिर जब हम लोग लंदन वगैरह जाते थे तो 2 महीने हम लोग छुट्टियों में लंदन रहते थे। तो उस टाइम पे जहाँ पर इनका घर है, रोड क्रॉस करने के बाद में जो है, आई थिंक दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा पार्क है, हाइड पार्क उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सारे बच्चे, जैसे अरबाज भाई के या सोहेल भाई के या फिर मिस्टर संजय कपूर के या फिर जो है शाहरुख भाई के, ऐसे करीब एक 4-5 फैमिलीज जमा होती थी जिनके 8-10-12 बच्चे हो जाते थे। और फिर एक टीम बनती थी, बच्चों की टीम और एक बड़ों की टीम। तो बड़ों की टीम मतलब कम होती थी, जैसे 6 लोग बड़े हैं तो 10-12 बच्चे हैं, तो 10-12 बच्चों की टीम का कैप्टन मैं होता था और बड़ों की टीम के वो शाहरुख भाई या फिर कोई और होता था। मुझे कुछ याद आ रहा है कि कोई एक फुटेज थी आप लोग के खेलने की, बहुत तो पहले। हम लोग फुटबॉल खेलते थे जाके वहाँ पर, प्रॉपर मतलब वो गोल वगैरह बना के उसमें फुटबॉल वगैरह खेलना। और फिर बच्चों को हमेशा जो है मेरी ड्यूटी होती थी कि बच्चों को कभी पिज़्ज़ा बर्गर खाने ले जाओ, कभी जो है उनको फिल्म देखने ले जाओ, और कभी जो है एक स्पोर्ट्स जोन एरिया था, ट्रैकर डोरो या समथिंग कुछ ऐसा नाम था उसका, जहाँ पर फन जोन, स्पोर्ट्स जोन या गेम जोन। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग उनको मैं ले जाता था हमेशा बच्चों को गेम्स वगैरह खेलने के लिए। तो जब खाली टाइम होते तो बच्चों की ड्यूटी, जब शाहरुख भाई अगर कहीं कोई मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं या फिर कोई किसी दूसरी चीज़ के लिए मोमेंट उनका हो तो फिर उनके साथ में रहना होता था। तो ऑलवेज बिजी। यश में मुझे ये चीज़ समझाए ना कि जैसे कि जब इस तरह से आपने बच्चों को देखा छोटे में, और आज जब वो बड़े हुए और एक एक करके वो उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या इमोशनल होते हैं, भावनाएं आती है कि यार ये बच्चा इस तरह? नहीं, मैं तो अभी तक बहुत ज़्यादा अटैच हूँ फैमिली से। मतलब हम लोग मिलते नहीं, कभी कभार कोई इवेंट्स वगैरह में अगर शाहरुख भाई आएंगे तो मैं हमारी सलाम दुआ होती है, बिकॉज वो मशहूर आदमी है, बिजी आदमी है, वो उनकी अपना बिजी शेड्यूल्स रहते हैं। तो मैं कभी मतलब कोशिश नहीं करता है कि मैं जाके उनको मिलूँ या फिर, और मुझे पता है कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ या अगर मुझे लगे कि मुझे मिलना चाहिए कुछ किसी ज़रूरत के लिए, और अगर मैं मिलूँ तो इंशाल्लाह ही विल हेल्प मी। लेकिन अभी तक अल्लाह के फजल से ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। तो मैं एक वीडियो देखता हूँ ना जहाँ पे आप एक इवेंट में होते हैं और सुहाना आती है। बिकॉज वो एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जब मैं यहाँ से मैं अपने नेटिव प्लेस शिफ्ट हुआ जी, आफ्टर 10 इयर्स, मैंने उनके साथ काम करने के बाद में, तो उनका यही तकरीबन हम लोग एक आधा घंटा हम लोग आपस में बात किए। फिर उन्होंने मेरे को यही बोला कि तुझको कभी भी वापस आना है तो मेरे डोर्स हमेशा तेरे लिए ओपन है,
और फिर बट ही टोल्ड मी कि जो है मैं आर्यन को नीचे बुला रहा हूँ। आई थिंक ही वाज ऑलमोस्ट 11-12 साल के जब थे। आप गए? हाँ जी। क्योंकि वो घर में थे और हम नीचे ऑफिस एरिया में बात हमारी चल रही थी। तो मैं आर्यन को नीचे बुला रहा हूँ, तो उसको बोलना नहीं कि तू हमेशा के लिए जा रहा है, तो बोलना है कि सिर्फ तू कुछ दिन के लिए जा रहा है, नहीं तो उसको तकलीफ होगी जो है, बिकॉज वो हमारा अटैचमेंट वैसा हो गया था बच्चों के साथ में। जी। तो देन ही केम एंड ही टोल्ड कि अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उसके पेरेंट्स ओल्ड हैं, इल हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये अपने नेटिव प्लेस कुछ महीनों के लिए जा रहा है, देन ही विल कम बैक। तो ही वॉज नॉर्मल कि ठीक है वापस आने वाला है। तो वो थोड़ा इमोशनल टाइम था हमारा, क्योंकि 10 साल नॉन स्टॉप करेक्ट। काम किया था, एकदम फैमिली जैसा माहौल था पूरा हमारा यहाँ आपस में एक दूसरे के सही साथ। समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चला गया, मेरी अपनी रीजंस थे जाने के जो है, जैसे मेरे पेरेंट्स ओल्ड थे, इल थे, उनको लुक आफ्टर करने के लिए कोई था नहीं, तो मुझे वहाँ पर उनके साथ में रहना ज़रूरी था, बिकॉज वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते जाहिर है थे, ये बॉम्बे नहीं सब आना सवाल चाहते। सभी के दिमाग में आएगा। जब इतना अच्छा मधुर रिश्ता था तो ज़रूरत क्या आन पड़ी कि आप आ गए वहाँ हाँ से? नहीं, ज़रूरत तो नहीं, सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। मैं जो शाहरुख भाई की ज़िंदगी थी वो मेरी ज़िंदगी थी, प्राइवेट प्लेन्स, 5 स्टार होटल, दुनिया घूम रहे हो, 8 पासपोर्ट मेरे जो है स्टैंप लग लग के भर गए थे, जो स्टैंपिंग होती है जब भी आप इन एंड आउट करते हो। एक छोटे से शहर से आया था और फिर पूरी दुनिया देख लिया। तो प्लेन, जब मैं शाहरुख भाई को ज्वाइन करा था तब तक मैं प्लेन देखा भी नहीं था कि प्लेन कैसा होता है। हमारे नेटिव प्लेस में एयरपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पे प्लेन अगर जाता तो एक वाइट लाइन आती थी बादल में, जी। जब प्लेन गुजर जाता तो वो वाइट लाइन देख के हम लोग खुश होते थे कि प्लेन गया, प्लेन गया। तो उस टाइप का। फिर उसके बाद यहाँ आए, उनको ज्वाइन किया, फिर पूरी दुनिया देखे, तो ये किस्मत है जो है, मैं खुश नसीब हूँ कि पूरी दुनिया देखने का मौका मिला, और इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ में और इतनी अच्छी शख्सियत के साथ में काम करने का मौका मिला, और उनकी वजह से आज लोग मुझे जानते हैं मेरे नाम से, मेरे चेहरे से। जी। तो मेरी पहचान जो है वो उनके ज़रिए से हुई। बट मेरा जो स्ट्रांग बिलीव है कि जो खुदा तुम्हारी किस्मत में लिखता है वो चीज़ें होते रहती, और लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रिए बनते रहते हैं जो है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छी बात कही यासिन भाई। मेनली पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा अपने इस काम पे से। हाँ जी, बहुत ज़रूरी हो गया था वो, बिकॉज़ मैं तकरीबन 23 साल का था जब मैं उनको ज्वाइन किया, और 33 साल 33 की एज में मैंने उनको छोड़ा। तो तब तक मैं शादी भी नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे मालूम था कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं अपनी वाइफ को, जो होने वाली वाइफ है, उसको टाइम नहीं दे पाऊँगा। जाहिर है। तो वो भी मेरा एक मेन रीज़न था, और मेरे पेरेंट्स का भी जो है वो टेक केयर करना था, वो लोग बॉम्बे नहीं शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे वापस नेटिव प्लेस मूव होना पड़ा। जी। मैंने एक वीडियो देखा था आपका जहाँ पे आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वो आप वहाँ पे होते हो और वहाँ आपकी मुलाकात सुहाना से होती है, जी। और जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं वो फीलिंग समझ में आती है कि कोई अपना है, और जिस तरह से वो ज़ाहिर। तो मुझे वही जानना था कि जब सुहाना का कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे आर्यन का बैट्स ऑफ बॉलीवुड आया। जी, वक्त तो ऐसे गुजर गया। देखिए मैं 2011 में मैं वहाँ से जॉब छोड़ा था, मैं जी। वहाँ से अपने नेटिव प्लेस चला गया था। अभी 2026 है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये 15 साल कैसे निकल गए। और रही दूसरी बात बच्चों की, जो है अब बच्चे तो बड़े हो गए हैं सारे, तो वो एक बिल्कुल ही मतलब जो है ना, अपने छोटे भाई बहन जैसा अटैचमेंट था मेरा उनके साथ में, बिकॉज उनके साथ में जो मेरा लगाव था, या फिर वो लोगों के साथ उनका मेरे साथ में जो Correct. अटैचमेंट था, बिकॉज बचपन की जो जो बोलते हैं ना कि जो अटैचमेंट है या यादें हैं, वो कभी भूलते नहीं। तो अभी भी जब भी मतलब जो है बच्चे मिलते हैं मेरे को, तो बहुत प्यार से मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैं आई थिंक तकरीबन 1 साल पहले, कुछ आर्यन से मेरी मुलाकात हुई थी, तो बहुत प्यार से उसने मुझे गले वले मिला, हक किया, और करीब 4-5 मिनट मेरे से बात किए, जो भी है पर्सनल हमारी जो भी बातचीत समझ हुई। सुहाना जब भी कोई इवेंट्स में, मैं जहाँ पे मैं सिक्योरिटी
हेड हो या मैं सिक्योरिटी देख रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर वो आती है तो बहुत मतलब जो है प्यार से और रिस्पेक्ट से मिलती है। तो बिकॉज वो बचपन से वो लोग देखे हुए हैं जब ग्रो हो रहे थे, तो जो है अभी हर हर इंसान की अपनी अपनी एक वजूहात होती है, रीजंस होते हैं सही बात है। चीज़ों को, ज़िंदगी को अपने अपने रास्ते पे बदलने के लिए, और जिसको जो ठीक लगता है वो करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख भाई इज़ हैप्पी फॉर मी, मैं जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के सामने उन्होंने बोला भी है कि जो ही इज़ डूइंग वेल, अपना काम कर रहा है और दिखते रहता है मेरे को इवेंट्स में वगैरह, तो अच्छा है। ये है। यासिन भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप जवाब नहीं दे सकते, आपकी मर्ज़ी है। जब एक खबर आती है आर्यन को लेके, सारी बातें हुई कि ये इस तरह का है, शाहरुख सर काफ़ी अपसेट हुए थे वो सारी चीज़ों में, उस समय आप अगर बता पाएँ, क्या आपको एहसास हो रहा था कि ये जो न्यूज़ है, जो खबरें चलाई जा रही है, सच में इसमें 1% भी सच्चाई हो सकती है? नहीं, मुझे तो जो है सारी चीज़ें गलत लग रही थी, क्योंकि मैं जो बच्चे को देखा था टिल 12 इयर्स, तो वो बिल्कुल ही जो है इनोसेंट और बहुत ही साफ सुथरा बच्चा था। और शाहरुख भाई हमेशा बोलते थे, उनको बताते थे कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। वो हमेशा बच्चों को ताकीद करते थे। मैं जो फील करता हूँ कि वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत ही अच्छे अखलाक हैं उसके। लोगों को इज़्ज़त देता है और उसको मालूम है कि जो है किसके साथ में किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह की जो है बातचीत करना चाहिए। जी, सही कह रहे हैं। जी। ठीक है यासिन भाई, जी। हम आगे बढ़ते हैं। आर्यन के बारे में जैसा आपने चीज़ें बताई ना, मैंने कई इंटरव्यूज़ किए थे, तो वहाँ पे जितने भी बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लोगों से बात की थी, सबका यही कहना था कि आर्यन के अखलाक इतने सही है ना, कि काम ख़त्म होने के बाद वो आपको गाड़ी तक ड्रॉप करने आता था। जी। वो हर चीज़ की अपडेट लेता था, और इतना ही नहीं, वो सेट के ऊपर छोटे से छोटा अगर लाइटमैन भी कोई इनपुट दे रहा है, तो वो उसे सुनता था रुक कर कि क्या बोल रहा था, और उसे लगता था अपना ऐड ऑन करना, तो वो ऐड ऑन भी करता था। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई थी। जी। तो मुझे लगा कि वो बहुत अमेजिंग है कि एक एक होता है ना बच्चों में कि एक चाहे ना चाहे वो अहम वाली बात आ जाती है, जी। पर उन सारी चीज़ों से आर्यन काफ़ी परे हैं। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि उनके फादर ने उनको सारे अखलाक और मॉरल्स सिखाए हैं, जी, जी। और सेम चीज़ वो शाहरुख भाई भी करते हैं। अभी भी जो है अगर उनके कोई घर पे कोई मेहमान आता है, तो उनको जो है ना वो पूरा नीचे गाड़ी तक लाते हैं, उनको डोर खोलते हैं, उनको बिठाते हैं, गाड़ी घर से बाहर निकलने तक वो वेट करते हैं। तो वही चीज़ बच्चों में आती है, जैसा बोलते हैं कि जैसे फादर के जो मैनर्स हैं वो बच्चों में आते हैं ज़्यादातर। जी, सही कह रहे हैं। तो वो सेम चीज़ जो है उनके आर्यन के अंदर भी है, होंगी, क्योंकि मैं तो बच्चे जी। की हालत में देखा था, अभी तो मेरा ज़्यादा उतना नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो मैं सुना हुआ हूँ कि उनका जो है बिहेवियर, जो भी मतलब सेट्स पे लोग होते थे या फिर जो आर्टिस्ट होते थे उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर रहता। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े स्टार के बेटे हो, और आप जितने भी आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो यू आर पेइंग फॉर देम, Right. जो आप उनको पे कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी आप उनके साथ में वो बिहेवियर और रिलेशन अच्छा रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे सही कह अखलाक रहे है। हैं। जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया, वो ताज होटल का, जो क्रेजी फैन शाहरुख भाई पे कूद पड़ती है, और आपके लिए पहला वो इज़ देयर एनीथिंग, इस 10 सालों में मन्नत में रहते हुए कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई क्रेज फैन जो है हदें पार करने की कोशिश, या इतने करीब आ गया कि थोड़ा सा वो हो गया कि इतने जैसे आ गया, ऐसा कोई मोमेंट याद आता है आपको? नहीं, एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता था कि फैंस जो है वो अपनी हदें पार करते थे, तो इसीलिए हम लोग होते थे शाहरुख कि खान के केस उनको, में तो हाँ आम है हाँ, ये। तो उनको फिर हमको उनको कंट्रोल करना होता जी। था। एक एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो फेंसिंग में से कूद के, दीवार से कूद के एक फैन अंदर भी आ गया अच्छा, था, मन्नत में? मंदन में ओह। भी आ गया था। और बहुत बार ऐसा होता था कि जब बर्थडे पार्टीज वगैरह होती थी, जो सॉरी जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता तो मीडिया वगैरह बहुत जी, जी, सारी जी। जमा होती, तो उसमें भी बहुत सारे जो है जो है फैंस मीडिया के साथ में अंदर उनको साथ है। घुसाने की कोशिश करते थे। जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ही कोई घुस पाया होगा, बट दे ट्राई हार्ड कि जो किसी ना किसी तरह अंदर चले जाएं और मिल लें हम उनको, या जो है। और जिस जिस तरह की मतलब शाहरुख भाई की फिल्में हैं, जो पुरानी फिल्में थी या जो भी है,
तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो है लोग जो है ख़ासकर चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या यंग लड़के हो जो भी हैं, वो जो उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं तो वो कैरेक्टर्स हर किसी को मतलब वो दिल को छू जाते थे। राइट। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर मतलब इतनी चाहत और इतनी एक अलग ही मतलब जो है उनके लिए चाहत मोहब्बत है, वो नहीं कर मोहब्बत है। सकते। और ये है ना कि इंडिया में ही नहीं, देश के बाहर भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। हाँ, वो वो वहाँ। एक्चुअली जो है ना हम लोग शॉक होते थे हाँ। कि जब हम जब 2009 और समथिंग एक फिल्म फेस्टिवल के लिए हम लोग गए थे, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा। तो वहाँ पे हम जब गए थे तो ऑलमोस्ट 90%, हम्म। 80 या 90% बोल सकते थे कि वो गोरे जो है फैंस खड़े हुए थे। और सर्दी ऐसी कि बर्फ़ गिर रही थी और हम शाम में जाने वाले थे इवेंट के लिए, समझिए शाम में 6 बजे जाने वाले। जी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे और गोरे थे ऐसे। तो वो हम खुद देख के और शाहरुख भाई भी जो है देख के थोड़ा सा परेशान हो गया, अरे अरे ये लोगों को क्या है मतलब इतना ज़्यादा हाँ। जो। तो लेकिन वो इतना क्रेज़ है वो जो है एक्चुअली जर्मनी अभी तो ऐसा हो गया कि हमारी जो इंडियन फिल्में हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। जी। तो उसकी वजह से जो है अ, जो फॉरेनर लोग हैं वो लोग अपनी लैंग्वेजेस में देखते हैं और उनको भी जो है हमारी फिल्में देख के मज़ा आ रहा है जो है, क्योंकि उनकी फिल्में थोड़ा सा अलग ही होती है। एक्शन है तो एक्शन है, रोमांस है तो रोमांस है, सही बात। उसी टाइप की है। तो हमारी फिल्मों में पूरा मसाला होता है तो उनको मज़ा आता है। तो कई मैं इंडियन ओरिजिन लोगों को वहाँ पे मिला हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में, जो कभी हिंदुस्तान आए नहीं, कभी इंडिया आए नहीं, लेकिन अभी भी लेकिन वो लोग हिंदी बोलते हैं, अच्छा, हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हाँ। हैं। तो मैं कई लोगों को पूछा कि भैया आप कैसे, मतलब जो आप कभी आए ही नहीं तो जो है कैसे आप हिंदी बोलते हो? तो बोले हम फिल्में देख के हिंदी सीखे। ओके। तो इतना मतलब असर है लोगों पे कि फिल्में देख देख के वो लोग हिंदी बोलना सीख गए। नहीं तो उनकी जो उनकी कंट्री की लैंग्वेज है या फिर नॉर्मल जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश है तो वो बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी बोलना सीखे। कभी आए नहीं, उनके बाप दादा भी नहीं आए, मतलब कोई चला गया था 200 साल पहले ब्रिटिश के ज़माने में और वहीं पे वो लोग पले बड़े हैं, 2-3 उनकी जनरेशन निकल गई, जी। लेकिन वो हिंदी बोल रहे हैं। समझ सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ब्रेक लेते हैं एक, और उसके बाद फिर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की, राइट? कैसा चल रहा है, क्या सोच थी इस कंपनी के पीछे, क्या मकसद था? क्योंकि एक गैप आया ज़रूर, तो फिर उसको फिल करने में क्या मुश्किलात आई आपको? नहीं, मेरा एक्चुअली जब मैं यहाँ से वापस अपने नेटिव प्लेस चला गया था तो उसके बाद में मैं तकरीबन एक 4 साल का मैंने ब्रेक लिया। अच्छा। मैं शादी किया और अपनी पेरेंट्स को लुक आफ्टर किया, उनके साथ में रहा। उसके बाद में क्योंकि छोटे शहर में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कुछ करने के, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है मैं बॉम्बे में इतने साल निकाला हूँ और इतने सारे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं लोगों के साथ में, पहचान है। तो और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी शुरू करूँ। जी। तो जो है जब शाहरुख भाई के साथ में थे तो मौका नहीं मिलता था क्योंकि हमेशा बिज़ी रहते थे। तो 2000 जब मैं 15 में वापस आया और फिर मैं अपनी कंपनी शुरू करने का सोचा, तो फिर मैं लोगों को मिलना शुरू किया, जो मेरे जो भी कॉन्टेक्ट्स भी थे, जैसे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं या इवेंट मैनेजमेंट राइट। कंपनीज हैं, और जो भी मेरे कांटेक्ट में लोग थे। एक चीज़ मेरे साथ ये अच्छी हुई कि तकरीबन 4-5 साल के बाद जब मैं वापस आया, लोगों का ऐसा मानना है कि जो है जो दिखता है वो बिकता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला राइट। मामला। तो जब मैं वापस आया, जब मैं लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ऑलमोस्ट 70% लोग, चाहे वो उस ज़माने में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था तो डायरेक्टर बन गया, कोई प्रोडक्शन में छोटा मोटा काम करता तो अभी वो प्रोडक्शन हेड बन गया। तो इस तरह की जो है लोगों के अंदर चेंजेस आ गई थी 5 साल के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे काम देना शुरू किया क्योंकि वो हमारे पुराने कॉन्टेक्ट्स थे, पुराने रिलेशन थे,
और एक चीज़ मुझे ये लगती है कि जो है जब मैं शाहरुख भाई के साथ में था, तो अब आप किसी बड़े आदमी के साथ में रहते हो तो आपका पावर रहता है, लोग जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको रेस्पेक्ट देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो नेचर है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा, चाहे वो स्पॉट बॉय है जो चाय देने वाले जो शूटिंग पे रहते हैं, या फिर वो सिनेमाटोग्राफर है, कैमरामैन है, या फिर कोई लाइट मैन है, मेरा बिहेवियर सबके साथ मतलब वो सेम ही रहता जैसा मेरा नेचर था। तो मैं हमेशा पोलाइट ही रहता था, हमेशा प्यार से ही बात करता था, जो भी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाद में काम आई, कि जो है जब मैं अपना काम ढूंढना शुरू किया, जब मैं लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया, तो लोग मुझसे प्यार से मिले भी और मुझे काम देना भी शुरू किया। अगर मैं उस टाइम पे एटीट्यूड, अकड़ वाला मेरा जो है एटीट्यूड रहता, मैं लोग इधर आ, चाय लेके आ, या ये जिस तरह का जो नॉर्मली लोग बिहेव करते हैं, कि तुम जब पावर में हो, कोई बड़े आदमी के साथ हो और छोटे लोगों के साथ, तुम जो नीचे का जो काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप बिहेवियर गलत रखोगे, तो फिर वही आदमी फिर आपको जब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको ठुकराएगा और आपके साथ में वही बिहेवियर करेगा जो आपने उनके साथ किया हुआ था। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, थैंक गॉड। और फिर लोग जो है काम देना शुरू किए और आई एम स्टिल सर्वाइविंग। कुछ नाम ले सकते हैं आपकी जिन्होंने इनिशियली सेकंड फेज में आपकी हेल्प की, आपसे मुलाकात की? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, वो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस से हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज से हैं, और जो है मीडिया वर्ल्ड से हैं। कई किस्म के लोगों ने मेरे को हेल्प किया, यहाँ तक कि मेरे को एक स्पॉट बॉय ने भी हेल्प किया। अच्छा। और बोले यासीन भाई तुम आ गए, तुमने अपना काम शुरू किया, एक काम करो, वो प्रोड्यूसर से मेरे अच्छे रिलेशन है, आप आ जाओ, मैं मिलाता हूँ। ओके। तो स्पॉट बॉय ने भी जो है मेरे को काम दिलवाया है। तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, एक का नाम मैं लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा, मिस्टर हर्षद चौहान। अच्छा जी, वो उनकी कंपनी है टोस्ट इवेंट। ओके जी, तो बैंड्रा में उनकी ऑफिस है। तो वो उन्होंने जो है ना मुझे तकरीबन जब से मैंने काम किया तब से नॉन स्टॉप ही इज़ गिविंग मी वर्क। जब भी उनके कोई इवेंट्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स के इवेंट है, स्टोर लॉन्चेस हैं, लॉन्च होती है तो उसके इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इवेंट्स होते हैं। तो ही इज़ नोन फेस इन इवेंट इंडस्ट्री। ओके। बहुत मशहूर आदमी है। तो वो उनका मतलब मेरे ऊपर बड़ा एहसान रहा है कि वो हमेशा जब से मैंने काम शुरू किया तब से वो कंटिन्यू काम दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। और हर्षद चौहान को मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले एक मेरे दोस्त थे मीडिया में, रोहित खिलनानी, आई थिंक उनका सरनेम है, रोहित खिलनानी। समझ। तो उन्होंने मुझे रेफ़ किया था और उसके बाद से उन्होंने नॉन स्टॉप मेरे को काम दिया है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, अब याद नहीं है कि किस किस ने मेरे लिए मतलब हेल्प किया और मदद किया काम के लिए, बट काम मिल रहा है और सरवाइव कर रहा है, थैंक गॉड। जी, हम देखते हैं ना कि आपके, अगर मैं प्रोफाइल देखूं आपकी कंपनी का, तो उसमें बहुत सारे इवेंट हैं। जी जी, किसी भी बड़ी शादी का आप नाम लीजिए, किसी भी बड़े इवेंट का आप नाम लें, कहीं वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रोल पे आप वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। जी जी, तो मुझे बताइए कि जैसे आप दीपिका या रणवीर की बात करें, तो उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी एंट्री को लेके बहुत था कि वो शादी कर कर आ रहे हैं, है ना? मीडिया में बहुत ज़्यादा वो बज़ था कि पहली झलक, पहली झलक। उस समय क्या आपके जब आपको ज़िम्मेदारी मिली तो क्या आप लोगों की सोच थी? किस तरह से प्रोटेक्शन के क्या प्लानिंग की गई थी, या रणवीर और दीपिका की तरफ से क्या नरेशन आपको मिले थे? देखिए, वो जब बाहर से आई हुँ, थिंक फॉरेन में कहीं इटली में शादी हुई इटली थी। में, हाँ, हुँ, उन्होंने जब शादी किया था, जी, जब वो आ रहे थे, तो उस टाइम पे सारी प्लानिंग हो चुकी थी। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जो भी मैनेज कर रहे थे सारा जो है उनका इन एंड आउट और सारी चीज़ें, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी कि जो है कैसे हम करेंगे, क्योंकि मीडिया बहुत सारी वहाँ पर आ गई थी, बहुत सारी मीडिया थी और बहुत सारे लोग भी आ गए थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 400-500 लोग जमा हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो है भीड़ हो गई थी। तो अब मीडिया को बाइट भी देना था कि जो है वो रुकें और उनसे जो है ना, बाइट क्या देना था, सिर्फ एक ग्लिम्स उनको जो प्रॉपर जो है कुछ शॉट्स मिल जाए। शॉर्ट्स मिल जाए। और फिर अगर वो मीडिया को हम अगर वो शॉट्स मैनेज नहीं करते हैं तो फिर वो मीडिया
पीछे भाग रही होती है और फिर उसके साथ पब्लिक भी, और फिर वो मैस हो जाता था। राइट। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आप ये गेट से निकलेंगे, गेट के बाजू में हमने जो है एक सिक्योरिटी चेन, एक बॉक्स जैसा हमने बनाया था कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मीडिया अपना जो भी फुटेज लेना है, जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना है वो लेंगे जी। और उसके बाद फिर हम वही सिक्योरिटी चेन में हम उनको कार तक ले जाएंगे और उनको एग्ज़िट करवा देंगे। बट उसमें ये हुआ कि अंदर जो कोऑर्डिनेशन कर रहा था, बिकॉज हम बाहर थे, वो लोगों ने गलती से दूसरे गेट से उनको एग्ज़िट करवा दिया। ओके। क्योंकि हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ और मीडिया के साथ, कोई यहाँ आएंगे, यहाँ ठहरेंगे और यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होने वाली है। तो वो जब मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ हो गया तो वो गलत गेट से वो उन्होंने एग्ज़िट किया। ओके। और फिर पूरी मीडिया वहाँ भागी और पब्लिक वहाँ पर चली गई और फिर हम भी जो है, हमको हमारा काम करना था, तो वो बहुत टफ हो गया उसमें। मतलब जो है 200-400-500 लोग और फिर जो है हम सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से, आई थिंक वी वो ऑलमोस्ट 20 सिक्योरिटी। अब 20 सिक्योरिटी और लोग 400-500, तो आप कैसे उसको कवर करोगे? क्योंकि प्रेशर जब पब्लिक का पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पब्लिक को दूर रखना, क्राउड को दूर रखना। राइट। तो वो बड़ी मुश्किल से हम लोग उनको कैसे तैसे करके जो है उनकी कार तक ले गए। उसमें मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, बिकॉज लोग पुश कर रहे थे और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि बाद में फिर मेरा हाथ जो है नम हो गया था। फिर देन आई टुक एक्सरेज एंड ऑल, तो वो डिसलोकेट इशू बताया था। फिर वो बाद में रिकवरी हुई धीरे धीरे उस चीज़ की। जी, जी, जी। तो सर आप लोगों की जैसे कि इस तरह के अगर मिसमैनेजमेंट ना हो तो ऐसे कुछ प्लान बी वगैरह भी रेडी करके रखते हैं? लाइक जैसे यहाँ पे जो या प्रियंका चोपड़ा की जब शादी हुई थी तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे अंदर कैमरास और मोबाइल को लेकर काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। जी। तो वहाँ पे आप लोगों की किस तरह से प्लानिंग रहती है? मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं कंपनी शुरू किया, और फर्स्ट बड़ी वेडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मिस्टर युवराज सिंह की, हाँ जी, वेडिंग का। ओके। और उनकी वेडिंग हुई थी तकरीबन 3 सिटीज़ में, गोवा में और चंडीगढ़ में और एक दिल्ली में। तो ये तीनों जगहों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। और उसके बाद में फिर मुझे वेडिंग्स की सिक्योरिटी के काम मिलने शुरू हुए। तो जो है आप जैसा बता रहे हैं, जो है प्रियंका चोपड़ा की जो वेडिंग की जो शादी का, वो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस शहर में, जोधपुर या उदयपुर, कोई गांव में, कोई सिटी में जो है कोई पैलेस में हुई थी। तो वहाँ पर ये था कि जो है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, बिकॉज वेडिंग प्लानर को जो है जैसे मिस प्रियंका ने इन्फॉर्म किया या फिर उनकी फैमिली वालों ने कि जो है कोई फ़ोटो नहीं ले, कोई वीडियो नहीं ले, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोटोकॉल होता है। तो वेडिंग प्लानर हमको बताता है कि भैया ये प्रोटोकॉल है, आपको ये चीज़ें फॉलो करना है। तो तकरीबन मतलब जो पैलेस का स्टाफ है और जो शादी में जो काम करने वाले लोग, वेडिंग में जो काम करने वाले लोग थे जी। तो वो एक 500-600 लोग हो रहे थे, पैलेस में काम करने वाले और पीछे जितने भी लोग काम करने वाले हैं। उसमें प्रॉब्लम ये था कि जितने भी लोग इन एंड आउट हो रहे हैं उनको आपको जो है ना फ्रिस्क करके, बॉडी फ्रिस्क करके जो है उनको चेक करके अंदर छोड़ना है और फिर उनको चेक करके बाहर छोड़ना है। और उनके जितने भी मोबाइल्स थे वो उसको जो है ना, जो है वो एक स्टिकर होता है उनके कैमरे पे आगे और पीछे लगा के, उसके ऊपर जो है कुछ जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो लोग कुछ साइन करते हैं और स्टिकर लगाते हैं ओके। कि वो स्टिकर निकलना नहीं चाहिए जो है। और मैक्सिमम लोगों को तो जो है ना स्मार्टफोन लेके उनको जो है नॉर्मल जो कीपैड वाला फ़ोन दिया जाता है। जो बहुत ज़रूरी लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए उनके फिर कैमरेस ब्लॉक किए जाता है सामने से और पीछे से। तो वो बहुत टफ हो जाता है, आपको सिक्योरिटी तो करना है, गेट क्रैशर्स पे भी नज़र रखना है, वो सारी चीज़ें, फिर ऊपर से ये चीज़ें भी जो करना है कि कोई फ़ोटो ना ले और कोई वीडियो ना ले। राइट। तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसा कि अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जो वेडिंग का काम मैंने किया था, तो उसमें सब में बड़ा जो मसला था, आपको पैलेस को तो आपको कवर करना है, गेट क्रैशर्स को पूरा आपको ध्यान देना है, सारी चीज़ें, लेकिन उनका स्ट्रिक्टली था कि कोई मतलब फ़ोटो ना ले, कोई वीडियो ना बनाए।
तो हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होने से पहले कोई डेकोरेशन वाले ने अपने कोई सस्ते वाले फ़ोन से उसने जो है डेकोरेशन का वीडियो बना दिया। तो हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी तब तक, और वो लीक हो गया पहले दिन ही। ओके। तो फिर थोड़ा सा मतलब जो है इशू हुआ, फिर उसके बाद फिर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए उस चीज़ को लेके, एंड थैंक गॉड फिर वो चीज़ पूरी शादी में हुई और कोई वीडियो लीक नहीं हो पाया उसमें से, फ़ोटो या वीडियो। बट वो टफ हो जाता है बिकॉज आपके जो 200-300 गेस्ट हैं, राइट, वही जो है ना अगर शूट करके लीक कर दें, तो आजकल सोशल मीडिया सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, तो वो मुश्किल हो जाता। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक नई चीज़ ये शुरू की कि एक पाउच बनाते हैं हम लोग जो है। ओके। तो वो पाउच जैसे आप देखे होंगे कई मॉल्स वगैरह में जो है ना टैग होता है, जैसे आप नई टी शर्ट या कुछ खरीद रहे हो तो एक उसके ऊपर टैग लगा हुआ रहता है, तो वो लोग क्लिप से निकाल के फिर आपको टी शर्ट देते हैं जब आप पे कर चुके होते हैं। तो वो पाउच हमने बनाया था, उसके अंदर हम मोबाइल जो है रखते थे और फिर वो टैग लगा देते थे, तो उससे आप ऑपरेट कर सकते हो लेकिन आप फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते हो। तो उस तरह के पाउच हमने यूज़ किया था सिद्धार्थ और कियारा की वेडिंग में। फिर उसके बाद जो है ना अभी तो वेडिंग्स में जो है बहुत सारे बार कोड वाला सिस्टम शुरू हो गया है। जितने भी गेस्ट हैं उनको जो है बार कोड चला जाता है। वो सिर्फ सिंगल एंट्री वाला बार कोड होता है कि आप आओ, अपना मोबाइल दिखाओ, स्कैन हुआ, आप अंदर चले गए, उसके बाद अगर आप बाहर निकलो तो फिर आप वापस नहीं जा सकोगे, वापस नहीं जा सकते। ओके। तो इस तरह का जो है सिस्टम है। अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। हाँ, मतलब जो है, लेकिन फिर भी अब जैसे मैं मिस्टर विराट और अनुष्का जी की वेडिंग जो मैं कैसे किया भूल था, सकते। हाँ, तो उनकी सिक्योरिटी का मैं एक बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा क्या, मतलब जो है थोड़ा सा अजीब इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक गेट क्रैशर आए जिनकी ड्रेसिंग बिल्कुल राजा महाराजों जैसी है। अच्छा। मतलब वो पूरा पैन वैन के ऊपर, मतलब जो है, और BMW में, और उनके साथ में 2 सिक्योरिटी वाले बाउंसर्स सफारी में। ओके। तो जब वो आ रहे थे तो मैं तो नहीं था, मैं मतलब जो फ्लोर है जहाँ पे मेन इवेंट हो रहा था मैं वहाँ पे था, मेरी टीम नीचे थी, मेरे लोग नीचे थे। तो हम लोग ज़्यादातर गेट क्रैशर्स को बाय फेस जानते हैं कि ये गेट क्रैशर्स है। तो मेरा जो सुपरवाइज़र था नीचे, जो हर एक पॉइंट पे हम एक सुपरवाइज़र रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पॉइंट को संभाले जी। तो उसने जो है, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जो गेस्ट लिस्ट पे थे, उनको बताया कि ये आदमी पे डाउट दिख रहा है, आप थोड़ा इसको पूछ लो। अब वो जो नए यंग लड़के होते हैं, ट्रेनीज, थोड़ा कॉलेज से बाहर निकल के लैपटॉप लेके बैठे हुए रहते हैं, उनको उतना पता नहीं रहता है सब चीज़ें। अब उसने देखा BMW में है, बॉडी गार्ड, अपीयरेंस के साथ ये आ रहा सारी है, चीज़ें, तो उसने रोका नहीं, पूछा नहीं, उसको जाने दिया। छोड़ दिया। अब जब वो बंदा ऊपर आया तो उसके बाद में जो है मुझे इन्फॉर्मेशन आई वॉकी के थ्रू के, सर ये ऐसा कोई आया है ऊपर, ये लोगों ने चेक भी नहीं किया, हमको डाउट है कि वो बिंदावती है गेट क्रैश। ओके। तो मैं उसके ऊपर जब नज़र रखने लगा कि जो है ये जो है क्या चीज़, तो वो क्या कर रहा था, एक कॉर्नर पे ठहर रहा था, और जैसे ही कोई सेलिब्रिटी या जिसके साथ में उसको फ़ोटो लेना है वो उनके साथ फ़ोटो ले रहा था, और उसके जो सिक्योरिटी वाले थे वो उसके कैमरे से उसकी फ़ोटो ले रहे थे, फिर वो बाजू कॉर्नर पे जाके खड़ा हो जा रहा था। अगर आप कोई दावत में जाओ, कोई वेडिंग में या कोई फंक्शन में, तो आपके जान पहचान के लोग होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, मिंगल होते हैं, बातचीत होती है, सारी चीज़ें रहती। लेकिन वो बिल्कुल ही कॉर्नर में खड़ा रह रहा था और फिर फ़ोटो ले रहा है और कॉर्नर पे खड़ा हो जा रहा। तो मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने उससे पूछा कि जो आप कहाँ से हैं, क्या है, मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की, तो बोले नहीं, वो साहब जो है वो आ नहीं सके तो उन्होंने मुझे भेजा है, कोई बड़े आदमी का नाम दिया उसने। तो मैं उनको जानता था, तो मैं बोले यार मैं तो उनको जानता हूँ जो है तो जो है, नहीं मैं उनका नेफ्यू हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है विश करने के लिए। अच्छा, फिर देन मैं उनके मिस्टर विराट के मैनेजर के पास में गया, मैं बोला कि ये साहब जिनका नाम वो ले रहे थे, क्या वो यहाँ पर इनवाइटेड हैं? तो बोले नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं, वो तो बॉम्बे, वो दिल्ली के इवेंट में है। ओके। वो तो दिल्ली के इवेंट में इनवाइटेड है, वो यहाँ पे इनवाइटेड नहीं है।
तो फिर मैं उनके पास वापस गया कि बोला भैया वो तो यहाँ पे इनवाइटेड नहीं है, आप जिनका नाम ले रहे हो, और वैसे आप जो इनवाइटेड है वही आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते ऐसे, प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाया, फिर उसके बाद फाइनली ही वेंट बैक। तो कई किस्म के गेट क्रैशर्स होते हैं। कुछ लोगों को जो है ना इवेंट्स अटेंड करके लोगों के साथ, मतलब सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ लेना है, खाना खाना है, पी लेना है और निकल जाना है। राइट। कुछ लोग इस तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनके बिजनेस होते हैं, कुछ अजीब किस्म के उनके अपने बिजनेस होते हैं। करेक्ट। तो वो बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए वो लोग जो है इस तरह की गैदरिंग्स में पहुँचते हैं। तो कई किस्म के गेट क्रैशर्स होते हैं जो किसी ना किसी तरह मैनेज करके जो है ना वो इवेंट में आ जाता है, मतलब कोशिश करते हैं। तो बट मेरी टीम बहुत एक्सपीरियंस है, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है वो फेस देखते ही पहचान लेते हैं कि ये गेट क्रैशर है। तो अब ऐसा हो गया है कि वो लोग जब देखते हैं कि हमारी टीम है तो वो लोग खुद ही भाग जाते हैं कि भैया यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, जो यहाँ से निकल रहा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए ना, मैंने कई सारे वीडियोस देखे जहाँ पे आप स्पेशली विराट के साथ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जी जब भी वो उनकी कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट होती है, मोस्टली आप उनके साथ दिखाई देते हैं। जी। सो क्या पर्सनली अभी आपकी टीम उनके वो कर रही है कि कोई कोलैबोरेशन है, समथिंग? हाँ, एक्चुअली तकरीबन 7-8 क्रिकेटर्स हैं। अच्छा। कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी खेल रहे हैं। तो उनको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ जब उनको ज़रूरत पड़ती है। जब वो कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कोई शूट कर रहे हैं, या फिर कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, या फिर कोई पब्लिक अपीयरेंस उनका है, कहीं पब्लिक में वो जा रहे हैं, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग मेरी सर्विसेज लेते हैं। मेरा एक्चुअली ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बड़े शहरों में मेरे टाइप्स हैं लोकल सिक्योरिटी कंपनीज के साथ। ओके। जैसे जहाँ भी आप चाहो, आपको एयरपोर्ट से अब आप बाहर निकल जाओ तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो उस तरह के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोगों के साथ कनेक्शंस हैं जो भी लोकल सिक्योरिटी एजेंसी से। जी। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ये एक्सपेंसेस बेयर नहीं करना चाहते, जो कि ट्रैवलिंग है या फिर जो है राइट। फूड है, अकोमोडेशन है, होटल का है। तो वो लोग में हम हैदराबाद जा रहे हैं तो हमको बस वहाँ की सिक्योरिटी दे दो, वहाँ पे दे। और अगर कोई बड़ा इवेंट है जिसमें मतलब समझिए ज़्यादा सिक्योरिटी लग रही है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टीम हेड, जो सिक्योरिटी हेड यहाँ से भेजते हैं, जो वहाँ की लोकल सिक्योरिटी को मैनेज करके उनसे काम करवा उसके साथ देते हैं। काम करेगा। तो इस तरह की जो है टाइप है, और काम चलता रहता है, जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर। मुझे ये जानना था, जैसे मैं MS धोनी की बात करूँ या विराट की बात करूँ, जब मैं आपके उनके साथ दिखता हूँ, क्या आप कभी कुछ पर्सनल आप लोगों की भी बातचीत ऐसा होती है, या सिक्योरिटी तक ही कंसर्न होता है? तो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर और उनके साथ वक्त काम करते वक्त किस तरह की आप पर्सनालिटी देख पाते हो, क्या समझ रखते हो, अगर आप कुछ बता सको। जितने भी स्पोर्ट प्लेयर के, खासकर क्रिकेटर्स हैं, राइट। तो वो मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लोग होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रिच फैमिली से बैकग्राउंड रखने वाले हैं, जो भी है। और जब आप उनके साथ में रहते हो तो आपका माहौल बहुत ही, मतलब जो है, आम माहौल बन जाता है क्रिकेटर्स के साथ में। तो मेरा जो तजुर्बा है, जैसा अभी हम लोग फिल वक्त जो है ओकेशनली जो सिक्योरिटी देते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो तकरीबन 7-8 साल से मिस्टर MS धोनी और मिस्टर विराट कोहली और ऋषभ पंत हैं, KL राहुल हैं, और अभिषेक शर्मा है, और जो है हमारे और कुछ लोग हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो करीब एक 7-8 क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। और जैसे मेरे जो बहुत ख़ास कांटेक्ट, मतलब क्लोज रिलेशन है, वो मिस्टर युवराज सिंह के साथ है। ओके। वो हमेशा भाई बोलते हैं, मेरे को भाई जैसा मानते हैं। और आई थिंक उनकी शादी के बाद ही मुझे बहुत सारी वेडिंग्स की काम मिले हैं। तो मैं जब भी उनको मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ, भाई तुम्हारी शादी करा के मेरी बहुत सारी शादियों का काम मुझे मिल रहा है। तो बहुत अच्छे आदमी है वो, मिस्टर युवराज सिंह। MSD इतने हम्बल और इतने प्यारे आदमी हैं। मेरे जो टीम है उनके साथ जो काम कर रही है कंटिन्यू,
वो उनको इतना अच्छा उनके साथ बिहेव करते हैं। मेरा जो टीम हेड है उनके साथ जो हमेशा काम करता है, एक लड़का है आसिफ नाम का, तो उसका उन्होंने रिसेंटली बर्थडे मनाया शूट पे, अच्छा, और केक वेक ला के जो है उसका पर्सनल कनेक्शन बर्थडे किया। और वो इतना इमोशनल हो गया था कि वो जगह पे रोने रोने लग गया। बिकॉज देखो, जिनको लोग देखने तड़पते हैं, जिनको छूने तड़पते हैं, यस, जिनके ऑटोग्राफ के लिए, जिनकी फ़ोटो के लिए, वैसे लोग आपको साथ में बिठा के आपकी जो है कांधे पे, शोल्डर पे हाथ रख के आपका बर्थडे मना रहे हैं, तो वो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर। यासीन भाई, जब आप 10 साल खान साहब के साथ थे, उस दौरान फिल्मों के सेट पे आना जाना आपका जाहिर है रहा होगा। बहुत सारे एक्टर्स उस समय एडी भी हुआ करते थे जी। जो आज हमें इस पर्दे पर नज़र आते, फिल्मों में काम करते हैं। कुछ मेमोरीज याद आती है? और हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे एक्चुअली। जब मैं शाहरुख भाई के साथ में था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से रणवीर सिंह एडी हुआ करते थे, वरुण धवन, राइट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यस, और भी हैं लोग जो अभी फिल वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। आज सब बड़े बड़े स्टार हैं और खुशी होती है उनको देख के। जैसे कि अभी विक्की कौशल, राइट, मैं परसों ही उनसे, कुछ दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब भी उनको देखता हूँ तो मैं खुशी होती है, बहुत प्यार से मिलते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो फाइट मास्टर हैं। सही तो बात। जो है उनके साथ में मेरे जो है ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जब हम साथ में काम कर रहे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने माय नेम इज़ सॉरी, एक फिल्म के लिए, मेरे को एग्जैक्ट वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा था, उन्होंने पूरा कोरियोग्राफी, फाइट सीन सारे उन्होंने कोरियोग्राफी किया था। और बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत बड़े बड़े स्टार भी बने हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी आए हैं। कई लोग ऐसे थे जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करते थे, आज उनकी खुद की कंपनी हो गई। कई एडीज थे जो है आज डायरेक्टर्स बन गए डायरेक्टर्स या बन फिर एक्टर्स बन गए। हम्म। तो वक्त के साथ वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। जी। जब आपने रणवीर सिंह का जिक्र किया, जी। इस समय धुरंधर का जिस तरह से बोलबाला है और जी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये फिल्म रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म अब तक बनी है, भगवान करे और भी फिल्में उन्हें मिले, किस तरह उनकी इस जर्नी को देखते हो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने उन्हें एज ए एडी से लेकर सुपरस्टार और देश की सबसे बड़ी फिल्म देने का सुपरस्टार वो बन चुके हैं। देखिए, मेरा मतलब एज ए एडी टाइम तो हम लोग मतलब जो है काम किए साथ में, लेकिन उसके बाद में फिर मेरा ब्रेक हो गया, फिर हमारे ज़्यादा जो है कॉन्टेक्ट नहीं रहे। फिर उसके बाद सीधा उनकी शादी में मैंने उनके साथ काम किया, और फिर दूसरे कुछ और भी इवेंट्स में मैंने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता। अगर, एक उर्दू में बहुत अच्छी सेइंग है कि अगर तुम हुनरमंद हो, हुनरमंद मतलब तुम्हारे पास कुछ हुनर है, अगर तुम हुनरमंद हो तो तुम ज़ाया ना होगे, मतलब तुम वेस्ट नहीं होगे, कि तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में। तो वो मेहनत कर रहे हैं और टैलेंट है और कोशिश है, तो खुदा कामयाबी दे रहा, और आगे भी कामयाब होते रहे। धुरंधर देखी है आपने? नहीं, मैं नहीं अच्छा, अभी देखा देख नहीं मैंने। पाया। मैं एक्चुअली आई थिंक जब शाहरुख भाई के साथ था तभी, जब उनकी फिल्में आती थी, ट्रायल शोज होते थे, तभी देखने का मौका मिलता था। उसके बाद तो मैं थिएटर नहीं, नहीं, वो थिएटर नहीं जाता। क्या बात है, कमाल है। एक चीज़ है ना कि न्यूज़ बहुत चलती है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड भी बहुत पैसे कमाते हैं। एक आर्टिकल आया था जहाँ पर ये कई सारी उनकी सैलरीज बताई गई, जिसमें कहा गया कि ये साल के 2.5 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। क्या सच है? क्या सचमुच एक पर्सनल बॉडीगार्ड इतने पैसे कमा पाता है इस फील्ड में? देखिए, सोशल मीडिया की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत मैसेजेस भी पब्लिक तक जाते हैं। जो है, ऐसा नहीं होता ये कि आप 2-2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपया कमाए। जो है, वो जो भी बॉडीगार्ड है, अगर कोई बड़े स्टार के साथ में अगर कोई बॉडीगार्ड है तो उसकी एक फिक्स सैलरी होती है। ओके। और फिर उसके अलावा जो है ना, उनको जब भी कोई फिल्म बन रही है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा।
जी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, वो जो है उनको उस फिल्म का वो एक अमाउंट देते हैं जो है कि, और ये चीज़ एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है पहले फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना बॉडीगार्ड को पैसा नहीं मिलता था। रूल्स थे उसके कि जो है सिर्फ ड्राइवर, मेकअप मैन और बॉय, जो पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं जिनको बॉय बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये 3 लोगों को ही प्रोड्यूसर के थ्रू पैसा मिलता था जब कोई फिल्म चलती थी। फिर उसके बाद में जब मैं शाहरुख भाई के साथ में काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी तो काम कर रहे हैं, एक फिल्म बन रही है तो हमारा भी काम हो रहा है, तो हमको तो सैलरी मिल रही है बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच कि जो है हम सरवाइव कर सकें उसके अंदर जो सैलरी में। तो जो है ना फिर हम प्रोड्यूसर्स को जो है ना अप्रोच कर, मैं जो है एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया कि भैया मुझे भी जो है आप ये सब लोगों का आप कांटेक्ट बनाते हो या इनको आप हमारा भी कांटेक्ट बनाइए, तो हमारा भी हमको भी पैसे मिलना चाहिए। तो रूल्स तो नहीं था लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है ना एक लोगों के साथ में अच्छे क्लोज रिलेशन की वजह से प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी हैं, तो वो लोगों ने फिर मुझे कुछ एक अमाउंट देना शुरू किया, जैसे फिल्म में है या फिर जो है कमर्शियल एड्स में है। ओके। तो जब मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ तब जो है ना फिर दूसरे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लोग, जी उनको जब पता चला कि अरे वो शाहरुख भाई के जो बॉडीगार्ड है उनको पैसा मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए, तो देन दे आल्सो स्टार्ट अप्रोचिंग प्रोडक्शन हाउसेस एंड ऑल कि साहब हमको भी जो है कुछ पैसा मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे फिर वो ट्रेंड बन गया ना, आई थिंक हर जो भी बॉडीगार्ड हैं जो सेलिब्रिटीज़ के साथ में सबको। तो जब आप गए ये कंसर्न लेकर प्रोड्यूसर्स के पास, आपने रिक्वेस्ट की, तो वो इजीली उन्होंने मान लिया या थोड़ा टाइम लगा? नहीं, मेरे अच्छे रिलेशन की वजह से और मैं कोई भी चीज़ करता था तो मैं इन्फॉर्म करता था, जैसे कि ख़ासकर अगर कुछ मसलों पे मुझे बात करना है मेरे पर्सनल तो मैं गौरी भाभी से बात करता। अच्छा। तो मैं उनको बोला था कि ऐसा मेरे जो कलीग्स हैं उनको पैसे मिलते हैं शूटिंग में तो मुझे भी मिलना चाहिए। देन उन्होंने बोला था कि ठीक है यासिन तुम भी जो है लिया करो। देन आई गॉट परमिशन फ्रॉम द फैमिली। हाँ, जाहिर फिर है। प्रोड्यूसर्स को जब हम बोलते हैं कि भैया आई गॉट परमिशन, मुझे भी जो है कुछ पैसे मिलना चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ वो कल्चर बनती स्टार्ट हुआ। गई जो सारी चीज़ें। जैसे जी मुझे ये बताइए ना कि ये जो आंकड़ा बताया जाता है, जैसे रवि की बात की जाए तो उसके बताया जाता है कि साल के 2.5 करोड़ कमाता है, शेरा 2 करोड़ कमाते हैं, तो क्या सच में ये अमाउंट है, ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है हाँ। कि जो है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि जो इतना अमाउंट मिलता होगा उनको ईयरली। अगर कोई सेलिब्रिटी खुद से अगर कुछ अच्छा। दे रहे हैं उनको, मतलब जो है कि पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग राइट। कि किसी को चाहे घर लेना है या कुछ करना है उसको जो है वो कुछ अमाउंट दे रहे हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, तो लेकिन सैलरीज या फिर ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए अगर 2 करोड़ रुपए तो कितना हुई सैलरी महीने की? जी। सैलरी कितनी होती है महीने की? सही। सोचा वो तो 8-9 लाख 8 रुपया, 10 लाख 10 लाख रुपए। रुपए अराउंड हो जाए। कौन देता है 10 लाख रुपए जो है पर मंथ? नहीं। अगर कोई अगर आना चाहता है, जैसे वो देखता है कि अगर मैं ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड, अगर किसी के मन में इच्छा है कि मैं इनसे करियर बनाना चाहता हूँ और सारी चीज़ें, तो क्या अमाउंट एक्सपेक्ट किया जाए, या जो अभी चल रहा है एक मोटा मोटी अगर आप बता सके कि क्या रेंज होती होगी? देखिए, अगर आप ट्रेंड हो, आप जो है कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जैसे मार्शल आर्ट सीखा हुआ है आपने, कुछ एनसीसी किया हुआ है या फिर आपने कुछ सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स ली हुई है, तो वैसा अगर बंदा है तो डिपेंड ऑन कि आपका क्लाइंट कैसा है, किस क्लाइंट के साथ में आप काम कर रहे हो कैसा है। अब अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप लो, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लो, तो जो है मुझे नहीं लगता कि लाख रुपए से ज़्यादा कोई पेमेंट देगा। अच्छा, नहीं मिल पाएगा। आप लोगों के बीच में भी कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज अब हम देखते हैं हाँ। जो इस तरह से, तो उस क्या आप लोग भाईचारे के थ्रू काम करते हो, मिलजुल कर, कि अगर हम किसी इवेंट पे हैं तो मिलजुल के काम करते हैं, या किसी तरह का कंपटीशन आप लोगों के बीच होता है? नहीं, कंपटीशन तो नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन किस तरह का होता है कि क्लाइंट आपका कब टूटता है, जब कॉस्ट को लेके। ओके।
कि आप एक कॉस्ट दे रहे हो, फिर आपका कॉम्पिटिटर एक कॉस्ट दे रहा है, आपसे कम कॉस्ट दे रहा है, फिर वो क्लाइंट उसके साथ में, क्योंकि आजकल जहाँ भी जाओ जो है वो बजट बजट हर कोई यही बोलता है कि बजट कम है, बजट कम है। अब सिक्योरिटी का ऐसा है कि जो है जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है कि जो है ना, सिक्योरिटी जॉब को बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि जो है ना जब तक कुछ नहीं होता तब तक जो है वो तुम लिस्ट में सब में लास्ट रहोगे। राइट। जब कुछ हो जाता है तो सब में पहले लाके खड़ा करेंगे कि सिक्योरिटी कहाँ थी। राइट। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में हुई है, और लिस्ट में सब में लास्ट में रखेंगे हर इवेंट में, जो है डेकोरेटर ये वो सारी चीज़ें बाद में लास्ट में, सिक्योरिटी भी होना चाहिए। हाय यासिन भाई, हमने देखा कि हमारी बातचीत में हमने ज़्यादातर बॉलीवुड और क्रिकेटर्स की भी बात की। हॉलीवुड के एक सुपरस्टार आते हैं जब आपसे मुलाकात करते जी। हैं, और जब उनकी सिक्योरिटी आपको मिलती है तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है? वहाँ पे किस तरह का आपका जो प्रोटोकॉल होता है, क्या सेम उसी तरह से वर्क होता है या वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है? नहीं, ये जो जितने भी हॉलीवुड स्टार्स हैं या बैंड्स हैं, ये जो आते हैं इंडिया कॉन्सर्ट्स के लिए या शूट्स के लिए, तो इनके साथ में थोड़ा सा डिफरेंट काम करने का जो है ना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जो फॉरेनर जब भी आते हैं, जैसे आप क्रिस हेम्सवर्थ की बात कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी ऑलरेडी अपनी टीम के साथ में आते हैं। उनकी जो एक इनर सर्कल होता है, जो उनकी टीम होती है जो उनके साथ में आती है, और हम लोग जो होते हैं जो लोकल्स होते हैं, वो हम जो है ना जो आउटर सर्कल देखते हैं जो है। तो हमारा जो काम होता है ज़्यादातर जो है ना, उनका सारा मूवमेंट जो है, फ्रॉम शूट लोकेशन टू होटल, होटल टू शूट लोकेशंस, व्हीकल्स, पूरा सब कुछ मैनेज करना है। और जिस लोकेशन पे शूट हो रही है वहाँ पर हमको जो है एक एडवांस टीम पहले से ही भेजना डिप्लॉय होता है, करके रखनी होती है। रखना है कि वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट है, कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें अपडेट जो जो इनकी जो कोर टीम है उसको सारी चीज़ें बताना पड़ता है। और जब भी जो है जैसे कि हॉलीवुड स्टार या फिर कोई रॉक स्टार्स के साथ में हम लोग काम करते हैं, तो उनके बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं जो है, जो उनके आने से पहले से ही हमको वो सारी प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है, जो भी उनके प्रोटोकॉल है वो सारी चीज़ों को लेके। और क्रिस हेम्सवर्थ की जो मैं, और ख़ासकर हॉलीवुड के स्टार्स, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हूँ। क्रिस हेम्सवर्थ की आपने बात की तो मेरे को याद आया कि वो बहुत ही मतलब हम्बल आदमी है। मतलब उसको इतना बड़ा हॉलीवुड का स्टार है, लेकिन वो हमारे साथ में करीब हम लोग 15 दिन थे उसके साथ में, उसकी शूट के टाइम पे। वो कोई वेब सीरीज़ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। एक्सटेंशन की बात। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने ख़ासकर मतलब उसकी टीम ने हमको बोला कि जो है ये कोई ऑर्फनेज जाना चाह रहा है, जो जहाँ पे ये कुछ मदद करना चाह रहा है गरीब बच्चों को। तो फिर हम मालूम किए कि जो है क्या हो सकती है। हम लोग उस टाइम पे अहमदाबाद में थे, तो अहमदाबाद में एक मदर टेरेसा का जो है ऑर्फनेज था। तो वहाँ हमने लोकेशन निकाल के दिया कि ये जगह है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो और ऑर्फन्स हैं, गरीब बच्चे, यतीम बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो वो खुद जो है ना टॉयज़ शॉप को गया। वहाँ से उसने 2 गाड़ी भर के टॉयज़ एंड कपड़े और ये सारी चीज़ें, आई थिंक मेरे को याद है कुछ 8-10 लाख रुपए का सामान हुआ था उस टाइम पे, वो लिया उसने। और कुछ कई बॉक्सेस थे, तो मेरी टीम सिर्फ बॉक्सेस उठाने में लग गई थी, इतना सामान उसने ख़रीदा था। फिर वो वहाँ पे ऑर्फनेज गया। वहाँ जाने के बाद सिर्फ उसका प्लान था कि कुछ 30-40 मिनट स्पेंड करेगा, बट 2 घंटा उसने वहाँ पे स्पेंड किया बच्चों के बीच। और अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो ये लगी कि जो है ना, एक फ़ोटो नहीं, एक वीडियो नहीं, और कोई मतलब पब्लिसिटी नहीं। उसने बोल दिया था कि कोई फ़ोटो नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं लेगा, कोई जो है। और बच्चे मतलब जो है, कोई बच्चे बीमार थे या कुछ थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम था, किसी को स्किन एलर्जी थी, कुछ था, वो बच्चों के साथ में उसने ज़मीन पे लेट कर उनके साथ में खेला। वो बच्चे उसकी बॉडी पे जो है खेल रहे थे, या फिर उससे जो है कुछ बच्चे जो एबनॉर्मल होते हैं, सब सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे उसने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया।
तो वो मुझे उसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब इंसानियत उसकी जो है, और कोई फ़ोटो नहीं, कोई तामझाम नहीं, सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल सीधा साधा मामला था। और ही वॉज़ वेरी गुड, मतलब जो है मैं उसको कुछ गिफ्ट भी दिया था, तो ही रिसीव्ड फ्रॉम मी। एक चीज़ हम देखते हैं ना कि अंबानी वेडिंग में भी आपके इन्वॉल्वमेंट थी। जी। क्या फ़र्क होता है वहाँ की सिक्योरिटी में और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की शादी और वो सिक्योर में? डेफिनेटली वो तो देखकर समझ में आता है, लेकिन आप लोग जब काम करते तो वहाँ क्या अलग हो जाती चीज़ें और यहाँ क्या अलग रहती हैं, अगर बता सके कुछ? देखिए, अंबानीज़ की वेडिंग तो मैं एक्चुअली सिर्फ मिस्टर आकाश अंबानी, जी। जो उनके बड़े बेटे हैं, उनकी वेडिंग में अंबानीज़ का क्या है कि उनकी अपनी इन हाउस सिक्योरिटी है, और जो बहुत बड़ी टीम है उनकी, उनको बाहर की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे और मेरी टीम को हायर किया था, उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जितने भी सेलेब्स थे, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स को वो लोग वेन्यू में अलाउ नहीं कर रहे थे। ओके। इसलिए अलाउ नहीं कर रहे थे कि बिकॉज़ जो भी वीवीआईपी सेलिब्रिटी रहेंगे, बहुत समझिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं या फिर, तो उनकी अपनी जो है ना ड्रेसिंग रहेगी। कोई शूट से उठ के आ रहा है, या फिर कोई कहीं से आ रहा है, कोई टी शर्ट पहना है, कोई जीन्स पहना है, कोई कुछ पहना है, और वहाँ पर सारे जो है ना वीवीआईपीज़ हैं, सारे जो है ना दिग्गज और बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबकी मतलब ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग है। राइट। और उसमें जो है ना, अगर बॉडीगार्ड एक नॉर्मल टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ रहा है, तो वो थोड़ा ऑड लगता था। तो इसलिए उन्होंने जो है जितने भी बॉडीगार्ड थे उनको जो है बाहर ही रोका। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारी टीम को सब सारी चीज़ें हमको पहले से ब्रीफ कर दी गई थी कि जब भी कोई सेलेब आएगा तो उसके साथ में हमारा एक, मेरी टीम का एक बंदा होगा साथ में, जो उनको स्कॉट करेगा टिल द इवेंट। उनको, हमको पता होना चाहिए कि अंबानी कहाँ बैठे हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर जो है वॉशरूम्स है, वीआईपी कहाँ पर बैठेंगे, उनका खाने का इंतज़ाम कहाँ पर होगा। तो ये सारी ब्रीफ हमको जो है पहले ही बताई गई होती, और हम, मेरी टीम के सारे लोग प्रॉपर ड्रेस में वेल ड्रेस्ड होते हैं, जो है जैसे कि सूट बूट में है, शेव है, या फिर अगर बियर्ड है तो ट्रिम है, सारी चीज़ें पॉलिश, शूज़ वगैरह पॉलिश्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और हमको पहले ही ब्रीफ किया जाता है उनकी टीम की तरफ से, उनकी जो सिक्योरिटी टीम की तरफ से, कि जो है किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, किसी को कोई टच नहीं करेगा, जिससे भी बात करेंगे पोलाइट बात करेंगे, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान देना होता है जब हम कहीं बहुत ही मतलब वीवीआईपी जगह पे काम करता है। तो ये एक जो है कंफर्ट बन जाता है अंदर, जब टीम को पता है कि हर चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि जो जिस वेन्यू पे जो है इवेंट हो रहा था, वो बहुत बड़ा इवेंट वेन्यू था। तो वो जो नोन बंदा है वही सही आपको गाइड कर सकता था कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ फैमिली है, कहाँ कौन सा फंक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो जिसको पहले से ही जिसने रेकी किया हुआ वही बता सकता था। और जैसे कि अगर पर्सनल बॉडीगार्ड अगर कोई भी वीआईपी का या सेलिब्रिटी का अंदर जा रहा है, तो वो जो है उसका फोकस पूरा जो है ना अपने जो प्रिंसिपल है, अपना जो बॉडीगार्ड सेलेब है, उसके ऊपर ही उसका जो है पूरा ध्यान होता। तो वो जो है ना, सामने अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ा आदमी है, और उसने जो है ना, समझिए सब कोई भी कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, और आप कोई बड़े आदमी को आप जो है हटने के लिए बोल रहे हो, या आप उसको जो है हाथ लगा रहे हो या पुश कर रहे हो, तो वो जो है बड़े आदमी की जो है तौहीन होगी, उसकी इंसल्ट होगी, जो है कि यार ये क्योंकि हर कोई बड़ा आदमी है वहाँ। सही कह रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। जी। तो उसके लिए सारा तो इस तरह की टेक हाँ, केयर टीम अंबानी को की जो है शादी ब्रीफ में, करना ओ होता है, वेरी सारी नाइस। चीज़ें करना पड़ता है। हम एक वीडियो देखते हैं ना कि सलमान खान जा रहे हैं और उनको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और गुस्से से खुद ही उतर के उन सबको भगा देते हैं। गार्ड्स वगैरह हैं, लेकिन वो सलमान खुद ही उतर गए सड़क पर और सब उनको देखकर भाग रहे हैं। ऐसे देखिए, इंसानी फितरत है, कभी कभार कुछ हरकतें ऐसी हो जाती है फैंस की वजह से, तो हर कोई इंसान है, तो हो सकता है वो इरिटेट हो गए थे होंगे और उन्होंने वैसे किया होगा। जी। होता है, जैसा कि अभी मैं जब नया नया ज्वाइन किया था शाहरुख भाई को, तो एक फिल्म की कॉस्ट्यूम का जो है ना ऑक्शन था। बहुत बड़ी फिल्म थी वो, उसकी कॉस्ट्यूम का ऑक्शन हो रहा था। जी।
तो उसमें जो है आई थिंक मेरे ख्याल से वो बॉम्बे का शायद फर्स्ट या कोई बड़ा मॉल था वो, ओके। हाजी अली एरिया में आता है। तो जो है ना वहाँ पे हम लोग गए थे, तो जो है बहुत पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। मतलब हमको अंदर इंटर करना ही मुश्किल था, बट किसी तरह हम मैनेज करके अंदर चले गए। जब इवेंट ख़त्म होने से पहले ही मैंने मतलब शाहरुख भाई को बोल दिया था कि हमको थोड़ा पहले ही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इवेंट ख़त्म हो गया तो फिर हमारा निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि पब्लिक पूरी अब जो बैठी है वो फिर वो जी। भीड़ भाड़ जमा हो जाएगी और निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एग्री हो गए। फिर हम एक छोटा सा एक रास्ता था, पैसेज था, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उतने में एक जर्नलिस्ट जो है आए और उन्होंने कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो मैं उनको बोला कि देखिए अभी ये वक्त नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे भीड़ जमा हो जाएगी और हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कभी करते हैं। तो बोले नहीं नहीं, जो है वो मतलब वो सामने ही आ रहे थे, वो कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर फाइनली हम किसी तरह उनको जो है हटा के हम लोग चले गए। बट फिर दूसरे दिन न्यूज़ आ गया है कि जो है शाहरुख खान और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने मीडिया वाले को धक्का मुक्की किया और जो है वो मतलब जी। मैं जो है ना न्यूज़पेपर में हाईलाइट बन गई वो सब सारी चीज़ें। तो खैर सिचुएशन, क्योंकि मीडिया में जो आता है लोग वो देखते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है वो हमको ही पता सही होता है। बात है, अगर आप फिर वहाँ या से नहीं फिर निकलते तो हाँ ज़्यादा मुश्किल हो हाँ सकती है। बहुत मुश्किल होता है, सही। क्योंकि एक क्या होता है जब आप मूवमेंट कर रहे हो हाँ। तब आप इजी निकल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप रुक गए और पब्लिक ने आपको घेर लिया करेक्ट है। तो तब फिर आपको निकलना मुश्किल होता है। और उसमें जो है ना यू नेवर नो कि किसकी क्या जहनियत है, कौन अगर कोई मेंटली कोई अफेक्टेड है, कुछ वो जो है ना कुछ ब्लेड वेलेड मार दे या कुछ कर दे, जो है ना, तो ओह! कुछ इस पता तरह नहीं के भी हो थ्रेट सकता है। ज़ाहिर है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हुआ था हमारे कलीग के साथ में, जो है अच्छा। वो मतलब वो कोई थोड़ा सा मेंटली अफेक्टेड फैन, लेडी फैन थी, उसने जो है मतलब जब सिक्योरिटी कवर करके ले जा रहे थे तो मौका नहीं मिला उसको। खान साहब की? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो उसने जो है वो फॉरेनर को, उसको जो है कुछ उसके पास कुछ नाइफ या कुछ थी, ओह! तो उसने पीछे से मार दिया। वो पता नहीं चला भीड़ भाड़ में, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसको पीछे से ब्लड आ रहा है और फिर कट गया था पीछे। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। समझ सकते हैं। क्योंकि इसीलिए कई वैसे नॉर्मली अब तो जैसे शाहरुख खान मीडिया के सामने बहुत रेयर अपीयरेंस देते हैं। तो हमने उनके इतने ज़्यादातर जब भी देखे उन्हें रेड कारपेट पे लोगों से प्यार से मिलते हुए, गले लग के, जिसे वो जानते हैं उसके साथ गले लगेंगे, सेल्फी वगैरह भी वो लेते हैं। बहुत रेयर होता है कि जब वो किसी से ऐसे मूड में ना हो, सही मूड में ना हो, अगर कोई ज़बरदस्ती फ़ोटो लें तो 1-2 बार हमने देखा है कि वो फ़ोटो ऐसा हटाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से हट जाओ। बहुत रेयर वो उनका उस तरह से मूड हमने देखा उस तरह। नॉर्मली वो हम शाहरुख को हमेशा हैप्पी मूड में ही देखते रहे हैं। नहीं, जैसा मैं बताया ना, जो है कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी का क्या मूड है, वो किस सोच में है, तो आप अचानक आप जा रहे हो कि भैया मेरे को फोटो चाहिए, तो वो ठीक नहीं होता। हाँ, तो उस हिसाब से जो है ना, और देखिए हर कोई इंसान है, आप हमेशा जो है ना मतलब हर बार जो है ना आप हम्बल ही नहीं रह सकते, कभी कभार आदमी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है। तो आई डोंट नो मतलब वो क्या सिचुएशन थी और क्यों उन्होंने किया होगा, बट अब मीडिया में जो दिखता है वो लोग उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है ना, जब भी खान साहब की फ़िल्में आती हैं, नॉर्मली किसी भी स्टार्स की फ़िल्म आए, तो एक प्रेशर या एक है ना, उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि क्या रिज़ल्ट होगा, क्या होगा, एक टेंशन वाला माहौल होता है। जब शाहरुख की फ़िल्में आती थी, तो उनका मूड कैसा होता है? अगर अगर कुछ आप बता सकें, कुछ समझ रखते हैं उस पर? दिखाते तो कभी नहीं थे कि ही इज़ इंटेंस, अच्छा। मतलब वो दिखाते तो नहीं थे, लेकिन वो हमेशा जो है अ, जब भी उनकी फिल्में रिलीज़ होती थी तो वो ज़्यादातर फॉरेन में होती थी, मतलब उसका प्रीमियर वगैरह तो लंदन वगैरह में होता था। राइट। तो जो है, और मैं जब तक रहा हूँ तब तक तो उनकी मैक्सिमम फिल्में सक्सेस ही रही है, मतलब मेरे सामने जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है, तो आई थिंक फ्रॉम देवदास टिल डॉन टू, राइट, रावण वगैरह इस फिल्म में। तो बट इंसानी फितरत है मेरे ख्याल से। और जब फ़िल्म हिट हो जाती है तब कैसे मूड होते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ ऐसा खास कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं रहता। हाँ, हिट हुई तो भी ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, और या फिर अच्छा फ्लॉप का तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ खास रिएक्शन तो मैंने देखा नहीं कि बहुत खुश हो गए हैं या फिर जो है कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। राइट। अच्छा, एक आप किस्सा बता रहे थे, मैं इसके साथ ख़त्म करूँगा। जब आप एक ट्रिप पर जाते हैं बच्चों के साथ और वहाँ पे आप गंगा में डूबते डूबते बचते हैं, जी जी। क्या हुआ था वो? वो एक्चुअली एक आउटडोर एंड एडवेंचर ट्रिप थी हम्म, बच्चों की, जैसा मैं बताया था जी आपको। आर्यन के साथ में हम लोग गए थे, तो उसमें रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश एरिया में जो है, आई थिंक उत्तराखंड जी एरिया जी आता है शायद, तो वहाँ पे हम रिवर राफ्टिंग के लिए सारे बच्चे वगैरह बैठ गए। तो मैं भी कभी बैठा नहीं था, तो मेरा भी दिल हुआ कि चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो मैं भी वो रिवर राफ्टिंग में बैठा। इत्तेफाक ये हुआ कि वो मेरे मतलब, क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम पे हैवी ज़्यादा था, तो मेरे को वो जैकेट जो अच्छा, साइज़ की नहीं थी वाटर, आपकी? हाँ, जो जैकेट होती है जिससे डूबने से बचते हैं, हम्म, तो वो जैकेट जो है छोटी थी। तो फिर भी मैंने ऐसे ही पहन लिया कि मैं गिरूंगा कहाँ, चलो ठीक है। तो जब वो बच्चों को बिठाते हैं रिवर राफ्टिंग में, तो उनको बेल्ट से टाई किया जाता है, सारी सिक्योरिटी करते हैं वो जी सब लोग जो है। बट मैं एक्स्ट्रा हो गया था और मेरे पास वो सब चीज़ें थी नहीं बांधने के लिए जो है। तो जो है मैं तो बस ऐसे ही बैठ गया, और मुझे ऐसा लगा था कि कुछ होगा नहीं, जो है चलो बच्चों के साथ मज़े करेंगे। तो बच्चे बस एंजॉय कर रहे थे उसमें जो है ना। आई थिंक आर्यन या फिर आर्यन के किसी दोस्त ने, वो सब आपस में एक दूसरे पे पानी उछाल रहे थे। तो किसी एक बच्चे ने मुझ पे मार दिया। तो मेरा जो पोस्चर था, मैं जो बैठा था, वो तो थोड़ा रिस्की था ही, ओके। लेकिन मैं भी पानी लेके वो बच्चे पे मारने गया और मेरा बैलेंस आउट होके मैं सीधा पानी में गिर गया। और शायद उस टाइम पे विंटर या कुछ था, तो पानी वो इतना ठंडा था कि आधी जान तो बस वो ठंडे पानी से ही निकल गई। तो और फ्लो भी बहुत फास्ट था, तो मैं बोट से बहुत दूर चला गया था। फिर साथ में एक जो है एक बोट होती है जो सेफ्टी के लिए, तो वो लोगों ने आके फिर मेरे को कैच करके ऊपर रेस्क्यू किया। लिया था जो है। लेकिन वो जैकेट लूज होने की वजह से मैं ऑलमोस्ट पानी में अंदर जा रहा था। फिर मैं कोशिश कर रहा था तैरने की और ऊपर आने की, लेकिन वो इतना फास्ट फ्लो था कि जो है कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। राइट। तो वो एक थोड़ा सा यादगार सीन था लाइफ में। और भी एक्चुअली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है काम करते हुए या फिर पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपका पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं यासीन भाई, कहानियाँ और किस्से बहुत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम पॉजिटिव टॉक ही रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जी नेगेटिव दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकती है, जी बट पॉजिटिव भी उसी तरीके से है और सबकी ऑडियंस है। और आपने जितनी भी बात की, सच में दिल से बात की। बहुत मज़ा आया। मैं बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट हो गया। मैं वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाया था, जी हालांकि मुझे शाहरुख का इंटरव्यू बाइट मिल गई थी मुझे। जी बट मैं समझ सकता हूँ वो आपके प्रोफेशन की उस समय अलग जिम्मेदारी थी, और आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ कनेक्शन समझ में आया। थैंक यू, और मौका मिलेगा तो ज़रूर फिर बात करेंगे। और इंशाल्लाह। और आप देखें कि आपके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और आप इंशाल्लाह इसी तरह काम करते जी बस दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। रहें। थैंक यू।